ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 106। रोहन भट्ट ने जिस बड़े जेड का जिक्र किया था वह वास्तव में रत्न भवन, एक प्रसिद्ध दुकान का खजाना था। आरव शर्मा के आदेश पर रत्न भवन के प्रबंधक ने उस जेड को 15 करोड़ रुपये में रोहन भट्ट को बेच दिया। रोहन भट्ट ने तारा खन्ना से उपहार खोलने के लिए कहा। इसका कारण स्पष्ट रूप से ये था कि वह अपने दिए हुए जेड के साथ तारा के उपहार की तुलना करना चाहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि तारा का उपहार उसके सर्वश्रेष्ठ इंपीरियल ग्रीन जेड से बेहतर नहीं हो सकता। तारा खन्ना हंसते हुए बोली, मैंने ये जेड 15 करोड़ रुपये में खरीदा, मेरा भाई वाकई बहुत अमीर है। रोहन भट्ट, हाँ, जब तक दादी को ये पसंद है कोई भी कीमत इसके लायक है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और सिर हिलाया और रोहन भट्ट की ओर प्रशंसा भरी नजर डाली। दरअसल बुजुर्ग महिला का झुकाव रोहन भट्ट को पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने की ओर था, या यूं कहें, पारिवारिक संपत्ति पुरुषों से महिलाओं को हस्तांतरित होती है। रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बुजुर्ग महिला की मंशा पता थी और उन्होंने तुरंत मौके का फायदा उठाकर रोहन भट्ट की तारीफ की। बुजुर्ग महिला वाकई भाग्यशाली हैं। बच्चे और पोते पोतियां सभी बहुत आज्ञाकारी हैं। खासकर नवाब रोहन एक प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में ताज होटल्स निश्चित रूप से भविष्य में और मजबूत होगा। नवाब रोहन युवा और होनहार हैं, वह अपने बड़ों के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं और दुनिया में उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वह समकालीन युवाओं के लिए एक आदर्श हैं। बुजुर्ग महिला, आप वाकई भाग्यशाली हैं। बुजुर्ग महिला खुशी से अपनी मुस्कान रोक नहीं पाईं। ये शब्द उनके दिल को छू गए। अरे, मैंने सुना है कि राजेश वैद्य जी रिटायर होने का इरादा रखते हैं और ताज होटल्स की सत्ता सौंपना चाहते हैं। मुझे लगता है कि नवाब रोहन शांत और उदार हैं और अब समय आ गया है कि वह समूह को संभालें। हाँ, मुझे भी लगता है कि नवाब रोहन में ताज होटल्स को संभालने की पर्याप्त क्षमता है। राजेश जी अब सुखी जीवन का आनंद ले सकते हैं। रोहन भट्ट बहुत खुशी से हंसे और जोर से बोले, सब लोग गलत समझ रहे हैं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। और मेरे पिताजी अभी भी बहुत मजबूत हैं, अभी रिटायर होने की जरूरत नहीं है, मुझे उनके साथ और कुछ समय तक पढ़ाई करनी है। राजेश वैद्य मुस्कुराए और सिर हिलाया। जब वह बुजुर्ग महिला की ओर से मेहमानों का धन्यवाद दे रहे थे तो वह मौके का फायदा उठाकर घोषणा कर सकते थे कि रोहन भट्ट अगला अध्यक्ष बनेगा। रोहन भट्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया, तारा खन्ना द्वारा दिया गया उपहार बॉक्स उठाया और कहा, छोटी बहन, मैं तुम्हारे लिए इसे खोलता हूँ। ये कहकर उन्होंने उपहार बॉक्स खोला। उन्होंने प्लेटिनम पन्ना हीरे का हार उठाया और तारीफ की, दादी देखिए, मेरी बहन ने बहुत ध्यान से चुना है। यह हार तनिष्क बुटीक का सीमित संस्करण है, 18.8 लाख रुपये का। रोहन भट्ट ने जानबूझकर 18.8 लाख रुपये शब्दों की आवाज को बढ़ाया। केवल इस तरह से यह उनके 15 करोड़ के सर्वश्रेष्ठ इंपीरियल ग्रीन के साथ एक मजबूत तुलना बना सकता था। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, तारा ने दिल से चुना है, मुझे ये हार बहुत पसंद है। तारा खन्ना मुस्कुराए और सिर हिलाया और बोली, दादी को पसंद है। कुछ अन्य लोग भी बुजुर्ग महिला के जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए आए। तारा खन्ना ने जल्दी से आरव शर्मा को साथ खींच लिया। दोनों आंगन में चले गए। तारा खन्ना ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं वापसी कर सकती हूँ? आरव शर्मा, चिंता मत करो, मैंने बहुत पैसा खर्च करके मदद मांगी है और उसने मुझसे वादा किया है कि वह इसे जरूर कर लेगा। तारा खन्ना, तुमने भी देखा कि हर कोई रोहन भट्ट का समर्थन करता है, मेरे अवसर बहुत कम हैं। इस समय वंदना वैद्य आईं। वंदना वैद्य, हाँ, तारा मेरा एक प्रेमी है, तुमने मुझे परिचय क्यों नहीं कराया? तारा खन्ना, मम्मी, मैंने अभी डेटिंग शुरू की है, अभी तक माता पिता से मुलाकात नहीं हुई। आरव शर्मा, यह मेरी माँ है। आरव शर्मा, हेलो आंटी, आप मेरी सोच से ज़्यादा युवा और सुंदर हैं। जब तक आप और तारा एक साथ खड़े हैं लोग आपको दोनों को बहनें समझ सकते हैं। तारा खन्ना ने असहाय रूप से आंखें मटकाईं। ये लड़का हर किसी से इतनी अच्छी बातें करना जानता है। वंदना वैद्य तुरंत हंस पड़ीं। उन्होंने अपने चेहरे को छुआ और कहा, युवक वाकई बात करना जानता है। तुम बैठो, मुझे तारा से कुछ बात करनी है। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और बाहर चले गए। वंदना वैद्य ने तारा खन्ना को एक ऐसी जगह ले गई जहां कोई नहीं था और धीरे से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कल रात तुमसे पूछा था कि क्या तुम तैयार हो? तुमने कहा था कि तुम तैयार हो। क्या तुमने इस तरह तैयार किया? 18.8 लाख की चीज़ के साथ तुम क्या कर रही हो? बेहतर होगा कि कुछ भेजो ही मत। तारा खन्ना, तो मैं क्या करूं?
रोहन भट्ट ने वह सर्वश्रेष्ठ इंपीरियल ग्रीन खरीदा। मैं जो भी उपहार खरीदूं उसकी तुलना नहीं कर सकता। वंदना वैद्य, तो मुझे सच बताओ, मैं इसका कोई रास्ता निकाल सकती हूँ। अब क्या करें? तुमने नहीं देखा कि बुजुर्ग महिला रोहन भट्ट से कितनी संतुष्ट थीं? तारा खन्ना, मैंने देखा, लेकिन मैं क्या करूं? वह पोता है और मैं पोती हूं। मैं स्वाभाविक रूप से नुकसान में हूं। वंदना वैद्य, सौभाग्य से मेरे पास अन्य तैयारियां हैं। कोई गलती मत करना, बाकी मुझे सौंप दो। तारा खन्ना, हाँ, तुमने कौन सी मदद मांगी है? वंदना वैद्य, मैंने किसी को रॉयल फर्नीचर कंपनी में निवेश करने के लिए कहा। इस निवेश के साथ तुम तुरंत रोहन भट्ट को पीछे छोड़ सकती हो। इस समय आरव शर्मा विला के बाहर अपने मोबाइल फोन के साथ खेल रहा था। अचानक एक सफ़ेद ड्रेस में एक लड़की उसके पास आई। आरव शर्मा ने सिर उठाया और सामने खड़ी लड़की वास्तव में प्रिया चौहान थी। प्रिया चौहान ने आरव शर्मा को घूरा। जाहिर तौर पर वह कल की घटना को लेकर अभी भी नाराज थी। प्रिया चौहान, तो वह राजेश वैद्य की बेटी तारा खन्ना है और तुम उसके प्रेमी हो? आरव शर्मा, हाँ, तुम यहाँ क्यों हो? प्रिया चौहान, मेरे पिताजी और मैं वैष्णवी एस्टेट में बुजुर्ग महिला के जन्मदिन समारोह में आए हैं। आरव शर्मा, तुम लोगों का ताज रीजेंसी के साथ इतना गहरा रिश्ता है? प्रिया चौहान, पहले नहीं था, लेकिन हा हा हा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं? आरव शर्मा, क्या रहस्य? प्रिया चौहान, मुझसे विनती करो। अगर तुम मुझसे विनती करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। एक दोस्ताना सलाह, ये रहस्य तारा खन्ना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कितना बचकाना था। आरव शर्मा ने उसे हा 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 कहकर जवाब दिया और मुड़कर चला गया। प्रिया चौहान को लगा कि आरव शर्मा ने उसे ठीक कर लिया है, इसलिए वह फिर उसके पीछे दौड़ी। ये रहस्य इस बात से संबंधित है कि क्या तारा खन्ना ताज रीजेंसी के अध्यक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता बरकरार रख सकती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे नहीं पूछोगे? प्रिया चौहान ने धीरे से कहा। आरव शर्मा रुका और प्रिया चौहान को कुछ सेकंड तक देखा। फिर उसने बहुत दृढ़ता से जवाब दिया, सपने देखना बंद करो। अगर तुम मुझसे विनती करोगी तो बात बन सकती है। प्रिया चौहान गुस्से से मुस्कुराए और बोली, अगर तारा खन्ना असफल हो जाती है और रोहन भट्ट सफल हो जाता है तो वैद्य परिवार में तारा खन्ना के लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारा छोटा साहिब वाला जीवन भी बुरा हो जाएगा। तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। आरव शर्मा, तुम्हारा पिता छोटा साहिब है, तुम्हारा दादा छोटा साहिब है और तुम्हारा पूरा परिवार छोटा साहिब है। प्रिया चौहान, तुम बदमाश, मुझसे माफी मांगो। आरव शर्मा, बहन रीना, यहाँ से निकल जाओ। प्रिया चौहान गुस्से से लाल हो गई, मुड़ी और अपने पिता से शिकायत करने दौड़ी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह अब आरव शर्मा से बहुत नफरत करती है। उस पर प्रेम घृणा उलट कार्ड का उपयोग करने के बाद प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। दरअसल प्रिया चौहान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरव शर्मा शायद अनुमान लगा सकता था। ये निश्चित रूप से यह होगा कि रॉयल फर्नीचर कंपनी रोहन भट्ट को ताज रीजेंसी के भविष्य के अध्यक्ष के रूप में समर्थन देने के लिए तैयार है। रोहन भट्ट ने नहीं पता कितना खर्च किया, लेकिन वह रॉयल फर्नीचर कंपनी को अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहा। फिर भी वही बात, रोहन भट्ट चाहे जितनी मेहनत कर ले, आरव शर्मा ये गारंटी दे सकता है कि उसकी मेहनत बेकार जाएगी। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान आ चुके थे। राजेश वैद्य ने बुजुर्ग महिला की ओर से मेहमानों का धन्यवाद दिया। प्रिय मेहमानों, देवियों और सज्जनों, मेरी मां के 72वें जन्मदिन में व्यस्त समय निकालकर आने के लिए धन्यवाद। यहाँ मैं अपनी मां और वैद्य परिवार की ओर से सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये कहकर राजेश वैद्य ने सभी की ओर झुककर अभिवादन किया। सभी ने तालियां बजाईं। कुछ सेकंड बाद राजेश वैद्य ने सभी को शांत होने का इशारा किया। फिर उन्होंने जोर से कहा, दरअसल आज न केवल मेरी मां का जन्मदिन है, बल्कि आपके साथ और भी अच्छी खबरें साझा करने के लिए हैं। मैंने ताज होटल समूह के अध्यक्ष का पद अपने बेटे रोहन भट्ट को सौंपने का फैसला किया है। मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में उनका ख्याल रखेंगे और उनकी प्रगति में मदद करेंगे। यहाँ मैं सभी को पहले से धन्यवाद देता हूं। ये कहकर राजेश वैद्य ने फिर से सभी की ओर झुककर अभिवादन किया। यह उनके लिए अपने बेटे के लिए आधिकारिक रूप से पद छोड़ने से पहले आखिरी चीज थी जो वह कर सकते थे। मौके पर मौजूद मेहमानों ने तुरंत तालियां बजाईं। वंदना वैद्य घबरा गईं और बार बार राकेश टंडन की ओर देख रही थीं। हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, अब शुरू करने का समय है। उन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? प्रिया चौहान आरव शर्मा को एक शरारती मुस्कान के साथ देख रही थी। वह सोच रही थी, अगर तुमने मुझे दिया गया अवसर नहीं लिया तो अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है। राजेश वैद्य ने रोहन भट्ट को मंच पर बुलाया ताकि वह सभी से नमस्ते कह सके और इसे उनका आधिकारिक उत्तराधिकार माना जा सकता है। रोहन भट्ट ने सभी की ओर झुककर अभिवादन किया, बहुत सज्जन की तरह व्यवहार करते हुए। बस उनके पीछे इस्तेमाल किए गए तरीके बहुत छोटे थे। रोहन भट्ट, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा और आपके साथ और अधिक सहयोग की कोशिश करूंगा।
इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं एक और बात की घोषणा करना चाहूँगा। मैंने रॉयल फर्नीचर कंपनी के राकेश जी के साथ सहयोग पर बातचीत की है। रॉयल फर्नीचर कंपनी 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी ताकि हमारे ताज होटल समूह को देश भर में विस्तार करने में मदद मिले। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया मंच पर आएं और कुछ शब्द कहें। सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। मेहमानों ने तालियां बजाईं। राकेश टंडन ने सभी की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वंदना वैद्य और तारा खन्ना मौके पर ही स्तब्ध रह गईं। यह क्या स्थिति है? राकेश टंडन ने रोहन भट्ट का समर्थन करने के लिए कैसे बदल लिया? प्रिया चौहान आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराए। अब वह वास्तव में आरव शर्मा से पूछना चाहती थी कि क्या उसे कोई पछतावा है। रोहन भट्ट ने वंदना वैद्य और तारा खन्ना की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभरी। वंदना वैद्य ने 30 लाख रुपये से अधिक खर्च करके रिश्ता खरीदा, लेकिन वह राजेश वैद्य के बेटे रोहन भट्ट से हार गई। राकेश टंडन को लगा कि रोहन भट्ट के साथ सहयोग करना उचित था और किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। अगर वह तारा खन्ना के साथ सहयोग करता तो उसका नाम सही नहीं होता और बहुत से लोग उसकी आलोचना करते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की नज़र में बेटा ही वह है जो पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, बेटी नहीं। जब तक कोई बेटा न हो या बेटा बहुत खराब हो तभी समग्र स्थिति के लिए इसे बेटी को सौंपना पड़ता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि रोहन भट्ट की क्षमता तारा खन्ना से कम नहीं है। इसलिए राकेश टंडन ने रोहन भट्ट के साथ साजिश रची और वंदना वैद्य को धोखा दिया। तारा खन्ना ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, फिर धीरे से उन्हें छोड़ दिया। वह जानती थी कि उसकी मां को धोखा दिया गया है, लेकिन इस अवसर पर क्या कहा जा सकता है? इसके अलावा दूसरा पक्ष रॉयल फर्नीचर कंपनी का राकेश टंडन है। वे उसके साथ क्या कर सकते हैं? अब एकमात्र आशा पूरी तरह से आरव शर्मा पर टिकी थी। अगर आरव शर्मा उसे वापसी करने में मदद नहीं कर सका तो वैद्य परिवार में उनकी मां और बेटी के लिए कोई जगह नहीं होगी। वंदना वैद्य भी इस समय बहुत खराब मूड में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने 30 लाख रुपये खर्च करके रिश्ता खरीदा और अंत में उसे यह परिणाम मिला। लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी, उसे यह नुकसान चुपचाप सहना पड़ा। हालांकि वंदना वैद्य और तारा खन्ना को और भी दुख देने वाली चीजें अभी बाकी थीं। राकेश टंडन ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैंने शुरू में मिस तारा के साथ सहयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अच्छी तरह से सोचने के बाद बेटा ही असली उत्तराधिकारी है और बेटी तो अंततः किसी और की हो जाती है। अगर मैं मिस तारा का समर्थन करता तो ये राजेश जी के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता। इसलिए सावधानीपूर्वक विचार के बाद मैंने नवाब रोहन को चुना। एक बार फिर मुझे मिस तारा से माफ़ी मांगनी होगी। मुझे आशा है कि आप मुझे दोष नहीं देंगी। ये राकेश टंडन वाकई बहुत बुरा इंसान है। वंदना वैद्य को एक तरफ रखकर इस समय तारा खन्ना को सभी के सामने बेइज्जत करना पड़ रहा है। मौके पर मौजूद सभी मेहमानों ने तारा खन्ना की ओर उपहास भरी नजरें डालीं। एक बेटी का अपने भाई के साथ पारिवारिक संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करना शर्मनाक है। तारा खन्ना का चेहरा एकदम लाल हो गया और उसे जलन महसूस हुई। चूंकि राकेश टंडन इतना अनैतिक है, आरव शर्मा को भी उसके साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आरव शर्मा, सिस्टम, प्रिया चौहान पर प्रेम घृणा उलट कार्ड का उपयोग करें। सिस्टम, निर्देश प्राप्त हुआ। प्रेम घृणा उलट कार्ड उपयोग में है। प्रेम घृणा उलट कार्ड सफलतापूर्वक उपयोग हो गया है और यह आधिकारिक रूप से प्रभावी है। अध्याय 107। प्रेम घृणा उलट कार्ड प्रभावी हो गया और प्रिया चौहान की नज़रें आरव शर्मा को देखते ही बदल गईं। वह भी कुछ देर पहले शरारती मुस्कान के साथ थी, उसकी आंखों में उकसावट थी। अब वह शर्मीली और स्नेहमयी हो गई थी। सभी का ध्यान तारा खन्ना, राकेश टंडन और अन्य लोगों पर होने का फायदा उठाते हुए आरव शर्मा चुपके से प्रिया चौहान के पास पहुंच गया। प्रिया चौहान शर्मीली थी और आरव शर्मा की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सिर नीचे करके वह अपने कपड़ों के कोने को रगड़ रही थी, एक ऐसी छोटी लड़की की तरह जो अभी प्यार में पड़ना शुरू कर रही हो। उसके हाव भाव से पता चलता था कि प्रेम घृणा उलट कार्ड का प्रभाव बहुत अच्छा था। आरव शर्मा, सिर उठाओ। प्रिया चौहान ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके गाल लाल थे, उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं और वह आरव शर्मा की आंखों में प्यार से देख रही थी। आरव शर्मा, तुम्हारे पिताजी बहुत बुरे हैं। क्या यह मेरी प्रेमिका को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश नहीं है? प्रिया चौहान, वह तुम्हारी प्रेमिका है तो मैं क्या हूँ? आरव शर्मा, क्या तुम मेरा रिजर्व टायर हो? प्रिया चौहान, क्या तुम? आरव शर्मा, क्या तुम नहीं चाहती? प्रिया चौहान, हाँ, मैं तैयार हूँ। जब तक मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ तब तक कुत्ता चाटने वाला रिजर्व टायर बनना भी ठीक है। हाय भगवान, सिस्टम का प्रेम घृणा उलट कार्ड बस क्रूर है। अगर इस स्किल कार्ड को थोड़ा और जमा कर लिया जाए, भविष्य में अगर मुलाकात होने वाला प्रतिद्वंद्वी एक महिला हो तो उसे सीधे उलट देना, क्या यह आसानी से हल नहीं हो जाएगा? आरव शर्मा, तुम्हें कुत्ता चाटने वाले की जागरूकता रखनी होगी और मेरे जीवन में खलल नहीं डालना, समझी?
प्रिया चौहान, हाँ समझ गई। आरव शर्मा, तो तुम्हारे पिताजी का क्या? यह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। प्रिया चौहान, गुस्सा मत हो, क्या मैं अपने पिताजी से अभी ताज रीजेंसी में निवेश वापस लेने के लिए नहीं कह सकती? आरव शर्मा, ये वास्तव में जरूरी नहीं है, इसे तारा खन्ना के साथ सहयोग करने के लिए बदला जा सकता है। प्रिया चौहान, तुम बस लोगों को धमकाते हो और उन्हें कुत्ता चाटने वाला बनने के लिए कहते हो, लेकिन तुम्हें अभी भी उसकी मदद करनी है। आरव शर्मा, क्या तुम नहीं चाहती? प्रिया चौहान, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ। तुम जो कहो वही होगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। आरव शर्मा, तुम्हारा प्रदर्शन देखता हूँ। प्रिया चौहान, ठीक है, मुझे सौंप दो। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, मुड़ा और तारा खन्ना के पास वापस चला गया। अभी कुछ देर पहले तारा खन्ना ने आरव शर्मा और प्रिया चौहान के बीच की अंतरंग बातचीत देखी थी। वह इतनी गुस्से में थी कि वह आरव शर्मा को पीटना चाहती थी, लेकिन उसने फिर सोचा आरव शर्मा तो बस उसका प्रेमी होने का नाटक कर रहा है, वह वास्तव में उसका प्रेमी नहीं है। उसे यह पूछने का क्या हक है कि वह किससे दोस्ती करता है? छोड़ो, इन उलझनों के बारे में न सोचें। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात जेडी काउंटर अटैक है। एक बार यह जन्मदिन भोज खत्म हो गया, रोहन भट्ट आधिकारिक रूप से ताज होटल समूह का नया अध्यक्ष बन जाएगा। तारा खन्ना, बातचीत में मजा आया। आरव शर्मा, ठीक था, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। तारा खन्ना, मेरे लिए? तुमने उससे क्या कहा? आरव शर्मा, धीरे धीरे देखो, ऊंचा मंच जल्दी ही आ रहा है। जब राकेश टंडन जोर शोर से बोल रहे थे, प्रिया चौहान अचानक बाहर निकली और जोर से बोली, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि आप सही कर रहे हैं। चूंकि आपने पहले से ही मिस तारा के साथ समझौता किया था, आपको अपना वादा निभाना चाहिए। आप चुपके से उनके प्रतिद्वंद्वी के साथ सहयोग कर रहे हैं। रोहन भट्ट के साथ सहयोग करना बहुत अनैतिक है। पिताजी, आपने हमेशा मुझे और मेरे भाई को सिखाया है कि हमें ईमानदार, नैतिक और अनुशासित होना चाहिए। लेकिन आप जो अब कर रहे हैं, क्या वह उससे मेल खाता है जो आपने हमें इंसान बनने के लिए सिखाया है? राकेश टंडन स्तब्ध रह गए। शर्मिंदगी में वह अपने पैर की उंगलियों से फर्श पर 3 कमरे और एक लिविंग रूम खोद सकते थे। राजेश वैद्य, रोहन भट्ट और वैद्य परिवार के अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए। प्रिया चौहान ये क्या कर रही है? वह अचानक अपने पिता के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? मौके पर मौजूद मेहमान तुरंत उत्साहित हो गए। यह क्या स्थिति है? राकेश टंडन की बेटी उनके खिलाफ क्यों है? क्या यह अपने पिता का बहुत अपमान नहीं है? सार्वजनिक रूप से वह ऐसी बेवकूफ़ी कर रही है। ऐसा लगता है कि ताज होटल समूह का अध्यक्ष युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर राकेश टंडन मुड़कर तारा खन्ना के साथ सहयोग करता है तो रोहन भट्ट की स्थिति अस्थिर हो जाएगी। ये वाकई टीवी सीरियल में दिखाए गए से भी ज़्यादा रोमांचक है। ये पहले ही समापन हो चुका था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि एक सीक्वल को जबरदस्ती लाया जाएगा। राकेश टंडन भी बड़े दृश्यों का सामना करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसी छोटी सी दुर्घटना स्वाभाविक रूप से उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। हा, बेटी, पिताजी ने जो तुम्हें सिखाया वह तुम्हारे निजी जीवन तक सीमित है और इसका व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। अब पिताजी तुम्हें व्यवसाय के नियम सिखाएंगे। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है, व्यापारी लाभ की तलाश करते हैं। व्यवसाय में आपको हमेशा अपने हितों को पहले रखना होगा, फिर बाकी चीजें। समझी? मेहमानों ने सिर हिलाया और राकेश टंडन से बहुत सहमत थे। व्यवसाय करना पैसा कमाने के लिए होता है, वरना आप व्यवसाय क्यों करें? क्या घर पर अपनी पत्नी के साथ सोना बुरा है? प्रिया चौहान, रोहन भट्ट ने आपको क्या लाभ दिया? राकेश टंडन, ये हमारी रॉयल फर्नीचर और ताज रीजेंसी का व्यावसायिक रहस्य है, इसे बेशक नहीं बताया जा सकता। ठीक है, शरारत करना बंद करो, वापस जाकर बैठो। प्रिया चौहान, पिताजी, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। क्या आप तथाकथित हितों के लिए हमारा बाप बेटी का रिश्ता खोना चाहते हैं? इस पल में आरव शर्मा ने तारा खन्ना को बाहर धकेल दिया। तारा खन्ना ने आश्चर्य से आरव शर्मा की ओर देखा। आरव शर्मा ने बहुत दृढ़ता से कहा, अब आखिरी बार असली तलवारों से लड़ने का समय है। याद रखो तुमने मुझसे क्या वादा किया था, तुम नर्म नहीं पड़ सकती। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, बाकी तुम पर है। वंदना वैद्य ने भी जल्दी से प्रोत्साहन दिया, बेटी, हिम्मत रखो, हमारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तारा खन्ना ने दांत पीसकर आरव शर्मा और अपनी मां की ओर सिर हिलाया। मेहमान तुरंत तरोताजा हो गए। अरे, तारा खन्ना खड़ी हो गई है और ऐसा लगता है कि वह हार मानना नहीं चाहती, वह आखिरी हताश लड़ाई लड़ना चाहती है। गंभीरता से, मैं वाकई उसकी प्रशंसा करता हूँ। एक लड़की के लिए इतना साहस होना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी उम्मीद बहुत कम है। ये स्पष्ट है कि राजेश जी और बुजुर्ग महिला दोनों ने रोहन भट्ट को चुना है। राकेश जी की मदद से रोहन भट्ट का सब कुछ पक्का है। अब उसका खड़ा होना कोई मदद नहीं करेगा, ये बस एक मजाक है। यह जरूरी नहीं है। वह निश्चित रूप से जानती है कि खड़ा होने का क्या मतलब है। अगर उसके पास पूरी तरह से तैयारियां नहीं होती तो वह कभी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करती।
देखो, उसके पास निश्चित रूप से कोई बड़ा कदम है। मेहमान अब पूरी तरह से एक अच्छा तमाशा देखने की मानसिकता में थे। तारा खन्ना जितना अधिक शोर मचा सकती है उतना बेहतर। राजेश वैद्य को बुरा लगा जब उन्होंने अपनी बेटी को खड़ा होते देखा। इसका मतलब था कि वह आखिरी हताश प्रयास करने जा रही थी। आज घर मेहमानों से भरा हुआ है, उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। राजेश वैद्य, तारा, आज तुम्हारी दादी का 72वां जन्मदिन है। कुछ भी ऐसा मत कहो जो नहीं कहना चाहिए, और कुछ भी ऐसा मत करो जो नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग महिला भी नहीं चाहती थी कि तारा खन्ना फिर से परेशानी खड़ी करे। बेहतर होगा कि रोहन भट्ट को अध्यक्ष की कुर्सी इतनी आसानी से मिल जाए। उन्होंने भी जल्दी से कहा, पोती, दादी तुम्हें सारी मज़ेदार चीज़ें दे देंगी। अच्छी बनो। बुजुर्ग महिला अपनी कीमती चीज़ों का लालच देकर तारा खन्ना को इस अवसर पर गड़बड़ करने से रोकना चाहती थीं। लेकिन कौन अध्यक्ष की स्थिति को छोड़कर कुछ संग्रह चाहेगा? ताज समूह के अध्यक्ष के रूप में क्या आपको डर है कि आप ये चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे? लेकिन अगर आपको ये चीज़ें मिल भी जाएं तो आप अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। तारा खन्ना को बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ अधिक महत्वपूर्ण है। तारा खन्ना ने अपने पिता और दादी के शब्दों का जवाब नहीं दिया, बल्कि राकेश टंडन से जोर से कहा, राकेश जी, अगर हमारा सहयोग जारी रह सकता है तो मैं आपको वह लाभ दूंगी जो रोहन भट्ट ने आपको वादा किया है। रोहन भट्ट गुस्से में आ गया और चिल्लाया, तारा खन्ना, तुम क्या करना चाहती हो? तुम सिर्फ एक बेटी हो, क्या तुम वैद्य परिवार की संपत्ति के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने लायक हो? तुम वैद्य परिवार के दर्जनों लोगों से पूछो, क्या वे तुम्हारा समर्थन करते हैं? रोहन भट्ट का बहुत रुतबा था। वैद्य परिवार के लोग तुरंत सकारात्मक जवाब देने लगे। कोई समर्थन नहीं। बेशक हम रोहन का समर्थन करते हैं। सही कहा, रोहन एक लड़का है। वह चाहे कितना भी अच्छा या बुरा करे, आखिरकार ये हमारी वैद्य परिवार की संपत्ति है। अगर इसे तारा खन्ना को सौंप दिया गया तो वह देर सवेर शादी कर लेगी। क्या तब ताज रीजेंसी किसी और की नहीं हो जाएगी? सही कहा, वैद्य परिवार के बूढ़े और जवान पुरुषों, अब समय है कि खड़े होकर रोहन का समर्थन करें। अध्याय 108। लगभग पूरा वैद्य परिवार रोहन भट्ट का समर्थन कर रहा था। ये समझना आसान है। रोहन भट्ट एक लड़का है, वह वंशावली में शामिल हो सकता है और पैतृक हॉल में प्रवेश कर सकता है, पूरी तरह से जायज। तारा खन्ना एक लड़की है और उसे यह हक नहीं है। लेकिन तारा खन्ना पीछे नहीं हटी और फिर भी राकेश टंडन से जवाब देने की मांग की। राजेश वैद्य बहुत नाराज थे और उन्होंने तारा खन्ना को चेतावनी दी कि वह गड़बड़ न करे और तुरंत वहां से चली जाए, वरना परिणाम भुगतने होंगे। बुजुर्ग महिला का भी यही रवैया था। हालांकि वह अधिक नर्म थी और उन्होंने तारा खन्ना को गहने लाने का बहाना बनाया। लेकिन तारा खन्ना पहले ही खड़ी हो चुकी थी और उसने आरव शर्मा से वादा किया था कि वह नर्म नहीं पड़ेगी, इसलिए वह अब जा नहीं सकती थी। बस राकेश टंडन अभी भी अपनी सोच पर अडिग थे, रोहन भट्ट को चुनकर तारा खन्ना को छोड़ रहे थे। तारा खन्ना ने आरव शर्मा की ओर देखा। अब वह एक मृतंत में थी, वह आगे नहीं बढ़ सकती थी। आरव शर्मा ने हमेशा कहा कि उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। उसने आखिर क्या व्यवस्थित किया है? अब समय है कि इसे सभी को दिखाया जाए। रोहन भट्ट हंसे और बोले, छोटी बहन, जीवन में कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कुछ चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम अब आज्ञाकारी रूप से बाहर निकल जाओ और मैं गारंटी देता हूं कि तुम और तुम्हारी माँ का जीवन अच्छा होगा। अगर तुम इस तरह गड़बड़ करती रही तो तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम मुझे भाई नहीं मानती तो मैं तुम्हें बहन नहीं मान सकता। ये देखकर कि तारा खन्ना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आरव शर्मा को मजबूरन कुछ कहना पड़ा और समय को टालना पड़ा। आरव शर्मा ने जोर से कहा, नवाब रोहन, क्या तुम्हें ये कहते हुए शर्मिंदगी नहीं होती? क्या तुमने कभी उसे अपनी छोटी बहन माना है? रोहन भट्ट, तुम छोटा साहिब, इसका तुमसे क्या लेना देना है? आज मेरे वैद्य परिवार का महत्वपूर्ण आयोजन है, तुम्हें बोलने की जगह कहाँ है? अगर तुम नर्म भोजन खाते हो तो तुम्हें नर्म भोजन खाने की जागरूकता रखनी चाहिए और जब नहीं बोलना चाहिए तब दखल नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हें अंत में नर्म भोजन भी नहीं मिला तो तुम्हें बाहर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। आरव शर्मा को बोलने का मौका दिए बिना प्रिया चौहान ने रोहन भट्ट की ओर इशारा किया और डांटा, बदमाश, मेरे साथ विनम्र रहो। जल्दी से उससे माफ़ी मांगो, वरना मैं अपने पिताजी को ताज रीजेंसी से निवेश वापस लेने के लिए मजबूर कर दूंगी। पूरा दर्शक समूह स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा है? क्या ये लड़का तारा खन्ना का प्रेमी नहीं है? रॉयल फर्नीचर परिवार की छोटी राजकुमारी उसकी इतनी परवाह क्यों करती है? कमबख्त, क्या यह एक साधारण प्रेम त्रिकोण नहीं होना चाहिए? रोहन भट्ट बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। वह निश्चित रूप से आरव शर्मा से माफ़ी नहीं मांगना चाहता था, लेकिन उसे प्रिया चौहान को नाराज करने का डर था, इसलिए वह चुप रहा। राकेश टंडन ने आरव शर्मा को उदास नज़रों से देखा और सोचा, मैंने कहा कि मेरी बेटी अचानक मेरे खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? ये पता चला कि इस लड़के ने उसे बहकाया है। हरामी, तारा खन्ना के साथ होते हुए उसने मेरी बेटी को उकसाया।
तुम इंतजार करो, मुझे तुम्हें बधिया करना होगा। आरव शर्मा ने हाथ हिलाया, प्रिया चौहान को चुप रहने का इशारा किया। प्रिया चौहान ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, सिर नीचे किया और कुछ नहीं बोली। राकेश टंडन का दिल टूट गया जब उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह देखा। वह यहाँ है, उनकी बेटी को निश्चित रूप से इस लड़के ने मारा होगा, वरना वह इतनी आज्ञाकारी और इतनी शर्मीली नहीं होती। ये हरामी बहुत जल्दी शुरू होता है, वह कब सफल हुआ। आरव शर्मा मुस्कुराए और रोहन भट्ट से बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे बाहर जाकर भीख मांगनी पड़े, ये तुम्हारे जेल जाने से बेहतर है। कम से कम मेरे पास आज़ादी है, लेकिन तुम्हारे पास कोई आज़ादी नहीं होगी। पूरा दर्शक समूह हैरान था, इस लड़के का क्या मतलब है। उसने कहा कि रोहन भट्ट जेल जाएगा। रोहन भट्ट, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है तुम जेल जाना चाहते हो। अगर तुम एक और शब्द बोलने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। आरव शर्मा ने समय देखा और कहा, लगभग हो गया, सभी पुलिस से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। सभी थोड़े असमंजस में थे। पुलिस, वे यहाँ क्या करने आए हैं? इस समय दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। 6 पुलिसकारों की एक कतार एक पंक्ति में खड़ी थी, सीधे वैद्य परिवार के विला की ओर जा रही थी। आरव शर्मा ने तारा खन्ना की ओर हल्के से सिर हिलाया। तारा खन्ना समझ गई और आरव शर्मा की व्यवस्था आ गई थी। 10 सेकंड बाद पुलिसकारें पहुंच गईं और वैद्य परिवार के विला के गेट पर खुले स्थान में पार्क हो गईं। इसके बाद 6 पुलिसकारों से 20 से अधिक पुलिस अधिकारी बाहर निकले। वे सीधे बुजुर्ग महिला के जन्मदिन भोज के दृश्य में घुस गए। पूरा दर्शक समूह उत्साहित हो गया। क्या ये पुलिस वाले वाकई रोहन भट्ट को गिरफ्तार करने आए हैं? लेकिन क्यों? रोहन भट्ट के साथ क्या हुआ? राजेश वैद्य ने अपने बेटे की ओर चिंतित नजर डाली और जल्दी से आगे बढ़कर पूछा कि क्या हो रहा है। उनका शहर बयूरों के साथ अच्छा रिश्ता है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, और उन्होंने पहले से बिना बताए क्यों आए? इस बार संजय माथुर, नगर बयूरो के आपराधिक जांच कप्तान, ने टीम का नेतृत्व किया। संजय माथुर ने अपने आदमियों को एक प्रोजेक्टर लाने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने राजेश वैद्य से कहा, राजेश जी को पहले इसे देखना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। कुछ पुलिस अधिकारियों के व्यस्त होने के बाद प्रोजेक्टर ने वीडियो चलाना शुरू किया। पहले वीडियो का सामग्री अजय भोसले और अन्य लोगों द्वारा तारा खन्ना की कार के ब्रेक पाइप को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया थी। अजय भोसले और अन्य लोगों को स्क्रीन पर देखकर रोहन भट्ट का दिल तुरंत जम गया। कल रात से अब तक अजय भोसले और अन्य लोगों से कोई खबर नहीं थी। ये पता चला कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन यह वीडियो कहां से आया? अजय भोसले और अन्य लोगों द्वारा तोड़फोड़ की प्रक्रिया को किसने फिल्माया? ये वीडियो वह था जो आरव शर्मा ने चरम रोलर स्केटिंग क्षेत्र में चुपके से फिल्माया था। दूसरे वीडियो में बेंटले शोरूम के रखरखाव कर्मचारियों ने बताया कि तारा खन्ना की कार में क्या गड़बड़ थी और उन्होंने ब्रेक पाइप के टूटे हुए हिस्से की तस्वीर ली। इस बिंदु पर वीडियो रुक गया। संजय माथुर ने जोर से कहा, दोनों वीडियो एक के बाद एक हैं, ये दर्शाते हैं कि वीडियो में ये लोग मिस तारा की कार के ब्रेक पाइप को काट रहे थे। मुझे लगता है कि सभी जानते हैं कि कार का ब्रेक पाइप टूटने का क्या मतलब है। ये जानबूझकर हत्या है। राजेश वैद्य, ये लोग कौन हैं और वे मेरी बेटी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? संजय माथुर, चिंता न करें राजेश जी, अभी और भी है, इसे देखने के बाद बात करेंगे। वीडियो चलता रहा। तीसरा वीडियो पिछले रात को अजय भोसले और अन्य लोगों द्वारा तारा खन्ना को मारने के लिए घर में घुसने की प्रक्रिया थी। दर्शक समूह में सभी लोग धीमी आवाज में बात करने लगे। वाह, ये कौन है जिसे मिस तारा से इतनी बड़ी दुश्मनी है? एक बार नहीं हुआ तो फिर आए और सीधे कमरे में घुसकर मारने की कोशिश की। मुझे क्यों लगता है कि यही कारण है कि मिस तारा अंतिम लड़ाई के लिए खड़ी होने की हिम्मत कर रही है। क्या ये लोग रोहन भट्ट ने भेजे हो सकते हैं? असंभव। आखिरकार वे भाई बहन हैं, उन्हें लाभ के लिए हत्या नहीं करनी चाहिए। तब क्या असंभव है? मिस तारा के पास उनकी मां की मदद है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि नवाब रोहन को चिंता है कि वे मां बेटी के साथ मिलकर उसे हरा देंगे। मुझे अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं है। पुलिस क्या कहती है, सुनते हैं। वंदना वैद्य ने संजय माथुर से सवाल करने के लिए आगे बढ़ी और कहा, कप्तान संजय, मेरी बेटी को कौन मारना चाहता है? क्या आपने इन लोगों को पकड़ लिया है? संजय माथुर, पकड़ लिया। सभी वीडियो देखें। इसे देखने के बाद सभी को सच्चाई समझ आ जाएगी। वीडियो चलता रहा। चौथे वीडियो में अजय भोसले और अन्य लोगों ने कैमरे के सामने सब कुछ कबूल कर लिया, ये बताते हुए कि रोहन भट्ट ने उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। इन 2 बार के अलावा उन्होंने एक नाइट क्लब में तारा खन्ना को दवा भी दी थी। बस उस समय आरव शर्मा ने बीच में आकर उनकी योजना को बर्बाद कर दिया। दर्शक समूह में सभी लोग रोहन भट्ट की ओर देखने लगे। रोहन भट्ट ने जल्दी से इनकार किया, बकवास, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता, तो मैं उन्हें मारने के लिए क्यों भेजूंगा? उन्होंने मुझे फंसाया है और यह निश्चित रूप से तारा खन्ना ने मुझे फंसाया है।
राजेश वैद्य ने जल्दी से अपने बेटे के लिए सफाई दी, मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। इसमें निश्चित रूप से कोई गलतफहमी है। कप्तान संजय, आपको निष्कर्ष निकालने से पहले इसे तोड़ना होगा। संजय माथुर, मुझे पता है कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अभी और वीडियो हैं, चलिए देखते रहते हैं। 5वां वीडियो चलाया गया। इस वीडियो में रोहन भट्ट, अजय भोसले और अन्य लोगों के अलग अलग मौकों पर एक साथ शराब पीने और बात करने का दृश्य कैद था। उन्हें टोस्ट करते, शराब पीते, हंसते बोलते देखकर ये स्पष्ट रूप से पुराने दोस्तों का एहसास था। रोहन भट्ट अब कैसे कह सकता है कि वह उन्हें नहीं जानता। कमरे में सभी लोग बात करने लगे। वाह, ये रोहन भट्ट ने किया है। मुझे बस समझ नहीं आता, उसके पास इतना बड़ा फायदा है, फिर उसने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की। निश्चित रूप से हितों के सामने पारिवारिक स्नेह क्या है। सौतेले भाई बहनों की तो बात ही छोड़ दें, अगर एक माँ से पैदा हुए हों तब भी हितों के सामने कोई स्नेह नहीं होता। अब ये कैसे खत्म होगा? क्या रोहन भट्ट को पकड़ लिया जाएगा? अगर उसने हत्या की साजिश रची है तो उसे निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि आखिरकार वह राजेश वैद्य का बेटा है, इसलिए सजा शायद बहुत गंभीर नहीं होगी। ये नाटक वाकई अपने चरम पर पहुंच रहा है, इतना मजेदार। राजेश वैद्य ने अपने बेटे रोहन भट्ट की ओर देखा, जो उनके पास काम रहा था। ईमानदारी से कहें तो वह ज़्यादातर लोगों की तरह सोचते हैं। उनका बेटा रोहन भट्ट एकमात्र उत्तराधिकारी है और वह अपनी संपत्ति तारा खन्ना को सौंपने का कोई इरादा नहीं रखते। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का केवल एक कारण है। उनके मृत्यु से पहले बूढ़े व्यक्ति ने विशेष रूप से समझाया था कि सभी को एक मौका देना होगा और इसे सीधे रोहन भट्ट को नहीं देना चाहिए। लेकिन वह अपनी दूसरी बात कहने से पहले कोमा में चले गए और उसके बाद कभी नहीं जागे। दूसरी बात का मतलब था कि सभी को मौका देने का कारण रोहन भट्ट पर दबाव डालना था, क्योंकि पुरानी कहावत है कि अमीरी केवल 3 पीढ़ियों तक चलती है। अगर रोहन भट्ट को लगता कि उसकी अध्यक्ष की स्थिति स्थिर है तो वह निश्चित रूप से और मेहनत नहीं करता। कई अमीर दूसरी पीढ़ी की तरह नाइट क्लब, युवा मॉडल, लग्जरी कारें, यॉट, क्या वह बर्बाद नहीं हो जाता? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सभी को मौका देना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करना सिर्फ रोहन भट्ट को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए था। अफसोस, बूढ़े व्यक्ति दूसरी बात नहीं कह सके और राजेश वैद्य उनकी असली मंशा को समझने में नाकाम रहे। राजेश वैद्य ने वास्तव में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की, अपने बच्चों को, साथ ही अपनी बहन के परिवार के बच्चों को, सभी को अध्यक्ष की कुर्सी के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति दी। नतीजा, रोहन भट्ट का संकल्प पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसे चिंता थी कि वह वंदना वैद्य और तारा खन्ना को नहीं हरा पाएगा और उसने प्रतिस्पर्धा का सबसे बुद्धिमानी वाला तरीका चुना। चीजों के सामने आने पर रोहन भट्ट ने जल्दी से विनती की, पिताजी, आपको मेरी मदद करनी होगी। दादी, आपको मेरी मदद करनी होगी। ये रोहन भट्ट को नष्ट करने का एक अच्छा अवसर था। वंदना वैद्य इसे मिस नहीं करना चाहती थीं। वह आगे बढ़ी और रोहन भट्ट को एक थप्पड़ मारा, डांटते हुए, पशु, क्या मैंने तुम्हारे साथ बचपन से बुरा व्यवहार किया है? अगर तारा के पास कुछ है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें भी हिस्सा देती थी। अगर उसके पास नहीं है तो जब तक तुम चाहते थे मैं निश्चित रूप से तुम्हें देती थी। क्या तुम मुझे इस तरह बदला देते हो? रोहन भट्ट गुस्से में चिल्लाया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे दादाजी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन वह अब मर चुके हैं और तुम सभी इसे गंभीरता से लेते हो। तुम वास्तव में मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। तुम दुनिया के हर व्यक्ति से पूछो किसकी पारिवारिक संपत्ति अपने बेटे को नहीं दी जाती। मेरी बेटी इसमें क्यों शामिल हो रही है? अगर तुमने मुझे सांस लेने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं ऐसा कैसे करता? वंदना वैद्य, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हर कोई निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं प्रतिस्पर्धा कर सकते? तुम्हारी क्षमता के साथ तुम्हें बस खुद को अच्छा करना था और अपनी पहचान के साथ तुम हार नहीं सकते थे। तुमने ये रास्ता क्यों चुना? तारा तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम में आधा एक ही खून है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रोहन भट्ट, यह मेरी गलती नहीं है। तुमने मुझे मजबूर किया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने लोगों को खरीदा और सामाजिक रिश्तों को बनाया? तुम हरामी, घुटनों पर बैठ, अपनी माँ को सिर झुकाकर अपनी गलती मान। राजेश वैद्य ने गर्जना की और रोहन भट्ट को जमीन पर लात मार दी। रोहन भट्ट ने सोचा कि वह इस मुकाम तक पहुंच चुका है तो वह बस सब छोड़ दे। तारा खन्ना और वंदना वैद्य उसे छोड़ने वाली नहीं थीं। जेल में जाने से पहले उसे अपने दिल में जमा हुए कई सालों के गुस्से को निकालना था। वह जल्दी से खड़ा हुआ और जैसे ही वह और बकवास करने के लिए मुंह खोलने वाला था, बुजुर्ग महिला ने गुस्से में अपनी छड़ी से उसकी टांग पर मारा और चिल्लाई, घुटनों पर बैठ। खांसी, खांसी। बुजुर्ग महिला को जोर से खांसी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। माँ, दादी, दादी। बुजुर्ग महिला। एक समय में पूरा वैद्य परिवार डर गया और घबरा गया। अध्याय 109। बुजुर्ग महिला वास्तव में ठीक थी, लेकिन उत्साह में उनकी सल्फा गलत हो गई थी।
लेकिन वह पुराने ढंग की नहीं थी। रोहन भट्ट इस समय भावुक था। ये देखकर कि स्थिति अपरिवर्तनीय होने वाली थी, उन्होंने स्थिति का फायदा उठाया और अस्वस्थ होने का नाटक किया, जिससे रोहन भट्ट का उत्साह बाधित हुआ। रोहन भट्ट अपनी दादी के पास एक घुटने पर बैठ गया और बार बार माफी मांगता रहा। बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, रोहन, उत्साहित मत हो और न ही आवेग में आ। हम हमेशा एक परिवार हैं और अभी भी बदलाव की गुंजाइश है। अगर तुम बहुत आवेगी हो गए और चीजें अपरिवर्तनीय हो गईं, तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। रोहन भट्ट ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वैद्य परिवार के लोग बुजुर्ग महिला की स्थिति देखने के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन केवल तारा खन्ना वहां अकेली खड़ी थी। तारा खन्ना को बहुत अच्छे से पता था, अगर वह आज रोहन भट्ट को जेल भेज देती तो वह निश्चित रूप से पूरे वैद्य परिवार को नाराज कर देती। चाहे वह अपनी दादी की कितनी भी परवाह करती, वह फिर भी उससे नफरत करती। बस उसने दादी को देखने जाना बंद कर दिया। वैसे भी बाकी सभी दादी को देखने गए थे। उसके एक ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, एक कम होने से बहुत कुछ होता। तारा खन्ना को अकेले खड़े देखकर आरव शर्मा ने संतुष्ट मुस्कान दिखाए। ईमानदारी से आरव शर्मा को बहुत चिंता थी कि तारा खन्ना नर्म दिल हो जाएगी और रोहन भट्ट को नहीं मारेगी, लेकिन उसके वर्तमान रूप को देखकर आरव शर्मा को लगा कि सारी चिंताएं अनावश्यक थीं। वैद्य परिवार के लोग बुजुर्ग महिला और रोहन भट्ट को बीच में घेर कर खड़े थे और कोई और अंदर की स्थिति नहीं देख सकता था, न ही सुन सकता था कि वे क्या कह रहे थे। लेकिन मौके पर मौजूद मेहमान मूर्ख नहीं थे और एक नज़र में ये स्पष्ट था कि वे क्या कर रहे थे। ये दिलचस्प है, बुजुर्ग महिला की प्रतिक्रिया की गति काफ़ी तेज है। ये देखकर कि रोहन भट्ट अपना आपा खोने वाला था, उन्होंने तुरंत बीमार होने का नाटक करके उसे बाधित कर दिया। अगर उन्होंने रोहन भट्ट को बाधित नहीं किया होता तो स्थिति अब और गंभीर हो चुकी होती। लेकिन इससे क्या, रोहन भट्ट ने हत्या के लिए किराए पर लिया, सबूत पक्के हैं। वह जेल से बच नहीं सकता। ये बस कुछ साल ज़्यादा या कम बैठने का अंतर है। इतनी जल्दी बात मत करो, मुझे नहीं लगता कि बुजुर्ग महिला और राजेश वैद्य रोहन भट्ट को इस तरह जेल जाने देंगे, क्योंकि एक बार वह जेल गया तो वैद्य परिवार तारा खन्ना का हो जाएगा। बड़ों की लड़ाई वाकई दिलचस्प है, टीवी सीरियल की कहानी से भी ज़्यादा रोमांचक। नाटक देखते रहो और देखो कि वे अगला कदम कैसे उठाते हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य परिवार के लोग तितर बितर हो गए। रोहन भट्ट मुड़ा और वंदना वैद्य के सामने चला गया, धड़ाम से घुटनों पर बैठ गया और 3 बार सिर झुकाया। वंदना वैद्य को निश्चित रूप से पता था कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने बोलने से पहले जल्दी से कहा, ऐसा मत करो, तुम मेरी बेटी को मारने जा रहे हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। रोहन भट्ट, मम्मी, मैं तुमसे माफ़ी मांगने की नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हें सिर झुकाकर अपनी गलती मान रहा हूँ। ये कहकर रोहन भट्ट उठा और तारा खन्ना के सामने चला गया और बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों पर बैठ गया। मौके पर मौजूद मेहमान तुरंत चौंक गए। ये रोहन भट्ट वाकई एक ऐसा व्यक्ति है जो झुक सकता है और फैल सकता है। ये जानकर कि वह निष्क्रिय स्थिति में था, उसने बिना हिचकिचाहट के सिर झुकाकर अपनी गलती मानी। तारा खन्ना ने रोहन भट्ट को ठंडे नज़रों से सिर झुकाते हुए देखा, बिना किसी भाव के। रोहन भट्ट, छोटी बहन, मुझे माफ़ कर दो, तेरा भाई तुझसे गलती मानता है। तेरा भाई तुझसे माफ़ी नहीं मांग रहा, लेकिन दादी और पिताजी के लिए मुझे सुधार का एक मौका दे। बुजुर्ग महिला ने जल्दी से जवाब दिया, पोती, तेरा भाई जानता है कि उसने गलती की है, कृपया उसे माफ़ कर दे। ये दादी तुझसे विनती कर रही है, ठीक है। राजेश वैद्य ने जल्दी से बात संभाली और कहा, तारा, तेरा भाई पहले से ही अपनी गलती जानता और मानता है, तो तू शांत हो जा और उसे माफ़ कर दे। वह हमारे वैद्य परिवार का इकलौता लड़का है, अगर उसे कुछ हो गया तो वैद्य परिवार खत्म हो जाएगा। इसके बाद वैद्य परिवार के बाकी लोग रोहन भट्ट के लिए विनती करने आए। तारा, अपने भाई को एक मौका दे। मिस तारा, नवाब रोहन को एक मौका दे। हाँ, अपने बेटे को एक मौका दे। लगभग पूरे वैद्य परिवार की विनतियों के सामने तारा खन्ना बहुत शर्मिंदगी में थी। अगर वह रोहन भट्ट को मौका नहीं देती तो वह मूल रूप से वैद्य परिवार से नाता तोड़ लेती। अगर उसने रोहन भट्ट को मौका दिया तो वह खुद के साथ कैसे न्याय करती, वह अपनी मां के बलिदान के साथ कैसे न्याय करती, वह आरव शर्मा की मेहनत और पैसे से इस सब को व्यवस्थित करने के साथ कैसे न्याय करती। इस समय सबसे ज़्यादा घबराया हुआ व्यक्ति आरव शर्मा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तारा खन्ना की स्त्री दया रोहन भट्ट को छोड़ दे। अगर उसने वास्तव में ऐसा किया तो वह भविष्य में उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। तारा खन्ना ने चुपके से आरव शर्मा की ओर देखा। इस समय आरव शर्मा का चेहरा बहुत गंभीर था। तारा खन्ना ने आरव शर्मा का चेहरा देखा और अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रहा था। इसलिए उसने जोर से कहा, तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि उसे एक मौका दूं, तो क्या उसने मुझे कोई मौका दिया? अगर उसने मुझे एक बार मारने में असफल रहा तो उसने फिर कोशिश की और असफल होने पर फिर कोशिश की। वह मुझे मारने के लिए दृढ़ था।
तुम लोग वास्तव में चाहते हो कि मैं अब उसे मौका दूं। अगर मैं आरव शर्मा से नहीं मिली होती तो मैं बहुत पहले मर चुकी होती। फिर मुझे कौन मौका देता? तारा खन्ना की चीख ने वैद्य परिवार के सभी लोगों को चौंका दिया। ईमानदारी से उन्हें भी लगता था कि रोहन भट्ट को मरना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने हितों पर विचार किया और रोहन भट्ट को मरना नहीं चाहिए। रोहन भट्ट ने ताज होटल समूह को संभाला और उनमें से प्रत्येक अपनी वर्तमान जिंदगी को बनाए रख सकता है। एक बार तारा खन्ना ने ताज होटल समूह को संभाला तो वह निश्चित रूप से अपने विरोधियों को हटाएगी और वैद्य परिवार के लोगों को धीरे धीरे छीन लेगी। उनमें से प्रत्येक उसकी सफाई का लक्ष्य है। इसलिए ये जानते हुए कि रोहन भट्ट को मरना चाहिए, उन्हें फिर भी उसके लिए विनती करनी पड़ी। दूसरे शब्दों में, वे रोहन भट्ट के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य में बेहतर जीवन के लिए विनती कर रहे थे। मिस, बेटा गलत था, लेकिन लौट आया हुआ बेटा सोने से नहीं बदला जाता। तुम उसे सुधार का मौका दे सकती हो। मिस, तुम्हारे पास बहुत भाग्य है। इतनी बार बच गई हो, तुम्हें निश्चित रूप से भविष्य में आशीर्वाद मिलेगा। अपने बेटे के व्यवहार को इतना बुरा मत सोचो। इसे भाई बहन के बीच मजाक समझ लो। तारा, अपनी चाची को इज्जत दे और अपने भाई को एक मौका दे। कजिन, अपने कजिन को एक मौका दे। तारा खन्ना ने उन लोगों को घूरा और चिल्लाई, सब चुप हो जाओ। मैं उसे मौका नहीं दे सकती। कप्तान संजय, हत्या के लिए किराए पर लेने का क्या करना चाहिए? मुझे आशा है कि आपकी पुलिस कानून के अनुसार इसे संभालेगी। संजय माथुर, बिल्कुल। जब तक मिस तारा नवाब रोहन पर आरोप लगाएंगी, हम इसे गंभीरता से लेंगे। इसमें कुछ गुंजाइश थी। संजय माथुर वास्तव में वैद्य परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे और रोहन भट्ट को एक मौका देना चाहते थे। जब तक वैद्य परिवार के लोग तारा खन्ना को रोहन भट्ट पर आरोप न लगाने के लिए मना सकते थे, सब कुछ आसानी से संभाला जा सकता था और इसे हत्या के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। राजेश वैद्य सुन सकते थे कि संजय माथुर पानी डाल रहे थे, इसलिए वह जल्दी से तारा खन्ना के पास गए, दांत पीसकर और सामान्य आवाज के साथ घुटनों पर बैठ गए। तारा खन्ना जल्दी से आगे बढ़ी और अपने पिताजी को उठाना चाहती थी, लेकिन राजेश वैद्य घुटनों पर बैठने के लिए दृढ़ थे और वह उठ नहीं सकी। वंदना वैद्य जल्दी से मदद करने आई। हालांकि माँ बेटी की जोड़ी राजेश वैद्य को उठाने में नाकाम रही। मौके पर मौजूद मेहमान राजेश वैद्य के व्यवहार से हैरान थे, लेकिन अगर आप सोचें तो वास्तव में समझ सकते हैं। अगर इकलौता बेटा हत्यारा माना गया तो वैद्य परिवार बर्बाद हो जाता। सभी के संभलने से पहले और भी चौंकाने वाली बात हुई। बुजुर्ग महिला अचानक कुर्सी से फिसल गईं, पलटकर तारा खन्ना के सामने घुटनों पर बैठ गईं और जोर से बोलीं, पोती, दादी तुझसे विनती करती है, अपने भाई को एक मौका दे। अध्याय 110। जैसे ही बुजुर्ग महिला घुटनों पर बैठी, पूरा दृश्य विस्फोटक हो गया। वैद्य परिवार के लोग जल्दी से आगे बढ़े और उसे उठाने की कोशिश की। तारा खन्ना भी जल्दी से आगे बढ़ी, दादी के सामने घुटनों पर बैठ गई और उनसे जल्दी उठने की विनती की। बुजुर्ग महिला काफी गुस्से में थी। उन्होंने अपने शरीर को मरोड़ा और कहा, मुझे मत छुओ। अगर कोई मुझे छुएगा तो मैं अभी तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा उसका मुख्य बिंदु तारा खन्ना के लिए था। तारा खन्ना, दादी, क्या आप मुझे मजबूर करना बंद कर सकती हैं? वह मुझे मारना चाहता है, वह मुझे मारना चाहता है। आप मुझे उसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे कौन छोड़ेगा? मेरे दिल में उस बाधा को मैं कैसे पार करूं? बुजुर्ग महिला, दादी जानती है कि तुम्हें जवाबदेह न ठहराना तुम्हारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, लेकिन दादी के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तेरा भाई जेल गया तो हमारा वैद्य परिवार खत्म हो जाएगा। तारा खन्ना, क्या मैं वैद्य परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती? क्या आपको लगता है कि मैं उससे कमतर हूं? बुजुर्ग महिला, लेकिन तुम आखिरकार बेटी हो और तुम्हारी शादी देर सवेर हो जाएगी। तारा खन्ना, तो क्या हुआ? विवाह पूर्व संपत्ति को नोटरीकृत किया जा सकता है। बुजुर्ग महिला, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी आय पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है और तुम जो कमाती हो उसका आधा हिस्सा मिलता है। ताज रीजेंसी तुम्हारे दादाजी की पूरी जिंदगी की मेहनत है और तुम इसे अपनी पीढ़ी में दूसरा उपनाम नहीं लेने दे सकती। तारा खन्ना, आखिरकार आपने मुझे मौका देने की योजना नहीं बनाई। अगर ऐसा है तो मैं उसे मौका नहीं दे सकती। ये कहकर तारा खन्ना खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे, उसकी आंखों में दृढ़ता थी, जैसे कि वह रोहन भट्ट से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ थी। संजय माथुर, मिस तारा, क्या आप रोहन भट्ट पर हत्या के लिए किराए पर लेने का मुकदमा करना चाहती हैं? तारा खन्ना, बिल्कुल। मुझे आशा है कि पुलिस कानून के अनुसार इसे संभालेगी और मुझे न्याय देगी। संजय माथुर ने सिर हिलाया और कहा, यहाँ आओ, उसे हथकड़ी लगाकर ले जाओ। पुलिस ने आगे बढ़कर रोहन भट्ट को हथकड़ी लगाई। रोहन भट्ट पूरी तरह से बिखर गया था और जल्दी से अपनी दादी और पिताजी से मदद के लिए चिल्लाया। बुजुर्ग महिला रोते हुए चिल्लाई, पोती, क्या तुम वास्तव में चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने मर जाऊं? ठीक है, अगर मैं मर जाऊं तो तुम अपने भाई को मौका दे सकती हो और मैं अभी यहाँ मर जाऊंगी।
उसने बोलना खत्म किया, उसने पानी का गिलास उठाया और उसे तोड़ दिया और टुकड़े उठाकर अपनी गर्दन पर रगड़ने लगी। सौभाग्य से पास खड़े व्यक्ति ने तेजी से उसे रोक लिया। तारा खन्ना के आंसू गिरने लगे। वह वास्तव में टूटने वाली थी और उसे नहीं पता था कि क्या चुनना है। उसने पीछे मुड़कर आरव शर्मा की ओर देखा। आरव शर्मा बिना किसी भाव के रहा, लेकिन उसने उसकी ओर नहीं देखा बल्कि नीचे अपनी उंगलियों की ओर देखा। दिल से बोलते हुए आरव शर्मा जानता था कि तारा खन्ना इस समय बहुत शर्मिंदगी में थी, लेकिन वह फिर भी उम्मीद करता था कि वह स्त्री दया नहीं दिखाएगी। रोहन भट्ट ने इतना गंभीर अपराध किया और वैद्य परिवार फिर भी उसकी रक्षा करना चाहता है। अगर उसे सांस लेने का मौका मिला तो तारा खन्ना का अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। तारा खन्ना ने अपनी दादी की ओर देखा, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। राजेश वैद्य और भी क्रूर थे। उन्होंने सिर घुमाया और सीढ़ियों से टकरा गए। उनके माथे से तुरंत खून बहने लगा। वैद्य परिवार फिर से घबरा गया। चिल्लाना और चीखना, मुर्गियां उड़ रही थीं और कुत्ते कूद रहे थे। राजेश वैद्य, बेटी, अगर तुम अपने भाई को मौका नहीं देती तो तुम मुझे और तुम्हारी दादी को मरने के लिए मजबूर कर रही हो। तुम इतनी क्रूर हो, मैं कभी भी ताज समूह तुम्हें नहीं सौंपूंगा। चाहे तुम कितनी भी अच्छी तरह से योजना बनाओ, अंत में कुछ भी नहीं होगा। तारा खन्ना ने अपने आंसू पोंछे, फिर मुड़कर आरव शर्मा की ओर देखा। हालांकि वह जगह अब खाली थी। इस समय आरव शर्मा पहले से ही वैष्णवी एस्टेट के गेट से बाहर निकल चुके थे। आरव शर्मा के विचारों के अनुसार वह नहीं चाहता था कि तारा खन्ना की स्त्री दया रोहन भट्ट को छोड़ दे, लेकिन तारा खन्ना को अपने परिवार द्वारा इस तरह मजबूर होते देख उसे भी बुरा लग रहा था। बस वह शांत होने के लिए बाहर आया। वैसे ये सोचें कि दोनों पक्षों के लिए सबसे अच्छा कैसे किया जाए। यह न केवल तारा खन्ना को शर्मिंदगी में डालेगा बल्कि रोहन भट्ट को सजा भी देगा। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने अचानक एक रिमाइंडर जारी किया। सिस्टम, मालिक को बधाई हो, आपने दैनिक कार्य पूरा कर लिया है और तारा खन्ना की सुरक्षा की है। वह अब थोड़े समय के लिए खतरे में नहीं है। कार्य पुरस्कार ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतें हैं और जन्म प्रमाण पत्र प्रक्रिया में है। कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। कार्य पूरा हो गया। तारा खन्ना अब खतरे में नहीं है। तो रोहन भट्ट का अंत क्या हुआ? आरव शर्मा, तो तारा खन्ना ने रोहन भट्ट को संभाल लिया। सिस्टम, तारा खन्ना ने रोहन भट्ट की कानूनी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया है। पुलिस को उसे जांच के लिए वापस ले जाने दें। बस उसकी दादी और पिताजी अभी भी उलझ रहे हैं और पुलिस दोनों पक्षों के चेहरों को देख रही है, इसलिए उन्होंने रोहन भट्ट को तुरंत नहीं ले जाया। आरव शर्मा रुक गए। ऐसा लगता है कि तारा खन्ना अकेले रोहन भट्ट को नहीं संभाल सकती। कुछ पल की चिंता के बाद आरव शर्मा ने सिल्वर सरपेंट दूत शालिनी ठाकुर को एक संदेश भेजा। वीडियो प्रकाशित करो, मैं चाहता हूं कि रोहन भट्ट जेल जाए। जल्द ही, शालिनी ठाकुर ने जवाब दिया। प्राप्त हुआ। कृपया निश्चिंत रहें, मालिक अधीनस्थ कार्य को जल्द से जल्द पूरा करेगा। आरव शर्मा ने राहत की सांस ली और असहाय रूप से सिर हिलाया। वह जानता था कि तारा खन्ना मौके पर दुविधा में थी। अगर वह रोहन भट्ट को जेल भेजने पर अड़ी रही तो राजेश वैद्य निश्चित रूप से गुस्से में उसका उत्तराधिकार छीन लेगा। अगर उसने रोहन भट्ट को छोड़ दिया तो वह खुद के साथ अन्याय करती और वह भविष्य में अपने लिए छिपे खतरे को दफन कर देती। बस आरव शर्मा ने उसकी फिर से मदद की। अगर पूरे देश के लोग जान जाएं कि रोहन भट्ट ने हत्या के लिए किराए पर लिया तो पुलिस को इसे गंभीरता से लेना होगा। उस समय रोहन भट्ट को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता तो इसका तारा खन्ना से कोई लेना देना नहीं होता। वैद्य परिवार के लोग उसके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकते। सुबह के 10 बजे हैं। सिस्टम, आज का सफल साइन इन, एक नया दैनिक कार्य जारी किया गया है। पिताजी की बेगुनाही साबित करें। कार्य पूरा करने पर 100 करोड़ रुपये नकद का पुरस्कार। पिछली रात आरव शर्मा ने घर पर फोन किया था और अपने पिताजी, मां और बहन से कहा था कि आज इस्तीफा दे दें और जल्द से जल्द तनिष्क बुटीक में काम शुरू करें। मां लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदार हैं। बुजुर्ग महिला बिक्री और लेखांकन की जिम्मेदार हैं। पिताजी सुरक्षा के जिम्मेदार हैं। इन नौकरियों के लिए दूसरों को भर्ती करने पर भी वेतन देना पड़ता है। बेहतर है कि परिवार को इस्तीफा देना और इसे करना और उन्हें उनका वेतन देना। अपने उद्योग में परिवार के लिए काम करना अपेक्षाकृत आरामदायक है। जब वे दूसरों के लिए काम करने जाते हैं तो उन्हें नेता और बॉस के चेहरे का ध्यान रखना पड़ता है। सुबह रमेश शर्मा ने आरव शर्मा को अपने इस्तीफे के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया। एक्सप्रेस आउटलेट के प्रबंधक ने रमेश शर्मा के इस्तीफे के आवेदन को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने मांग की कि रमेश शर्मा को इस महीने के अंत तक करना होगा ताकि वह जा सके, क्योंकि आउटलेट को रमेश शर्मा की जगह भरने के लिए नए कुरियर भर्ती करने के लिए समय चाहिए। रमेश शर्मा ने प्रबंधक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और महीने के अंत में जाने के लिए तैयार थे। हालांकि सिस्टम मिशन में उल्लिखित पिताजी की बेगुनाही साबित करने का क्या मतलब है? पिताजी को किसने गलत ठहराया? इस समय रमेश शर्मा का फोन आया।
आरव शर्मा ने फ़ोन उठाया और कहा, पिताजी क्या बात है? रमेश शर्मा, बेटा जल्दी से अस्पताल आ, मेरा कार हादसा हो गया। आरव शर्मा, क्या गंभीर है? रमेश शर्मा, ये बहुत गंभीर नहीं है। दाहिना पैर टूट गया है और शरीर पर कई खरोंचे हैं। आरव शर्मा, क्या ये गंभीर नहीं है? मैंने कहा था कि इस्तीफा दे देना बेहतर है, आपको महीने के अंत तक क्यों करना है? कौन सा अस्पताल? रमेश शर्मा, मैं इसे 5 साल से कर रहा हूं और सभी परिचित हैं। प्रबंधक ने कहा कि उसे महीने के अंत तक नए कर्मचारी भर्ती करने का समय दे, इसलिए मुझे मना करने में शर्मिंदगी हुई। मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ, इधर आ जा, उनके बहुत सारे लोग हैं और मुझे अभी भी डर लग रहा है। आरव शर्मा, आप दूसरे पक्ष को बता दो, अगर यह हमारी जिम्मेदारी है तो हम कानून के अनुसार जितना देना होगा उतना देंगे, लेकिन वे आपको छू नहीं सकते, वरना मैं निश्चित रूप से उनके साथ अंत तक लड़ूंगा। रमेश शर्मा, ठीक है, जल्दी आ। फोन काटकर आरव शर्मा तुरंत कार में बैठे और अस्पताल की ओर दौड़े। अध्याय 111। आरव शर्मा पूरे रास्ते तेज गति से अस्पताल पहुंचे। कार पार्क करने के बाद वह जल्दी से अपने पिताजी के वार्ड की ओर दौड़े। वार्ड के दरवाजे पर कई लोग भीड़ लगाए हुए थे, डॉक्टरों और नर्सों के साथ बहस कर रहे थे। आरव शर्मा दरवाजे पर आए, दरवाजा बंद था, पता नहीं पिताजी अंदर थे या नहीं। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर से पूछा कि क्या ये रमेश शर्मा का वार्ड है। डॉक्टर ने सिर हिलाया और पूछा कि वह कौन है। आरव शर्मा ने अपनी आवाज़ ऊंची की और जवाब दिया, मेरा नाम आरव शर्मा है और मैं रमेश शर्मा का बेटा हूं। उन्होंने ऐसा 2 उद्देश्यों के लिए किया। एक, ये चेतावनी देना कि कुछ भी हो वह उससे निपटेगा। दूसरा, यह वार्ड में अपने पिताजी को याद दिलाना कि डरने की जरूरत नहीं, बेटा आ गया है। आरव शर्मा की आवाज़ सुनकर रमेश शर्मा जल्दी से चिल्लाए, बेटा मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ। दरवाजे के बाहर डॉक्टरों और नर्सों के साथ बहस करने वाले कुछ लोग तुरंत आरव शर्मा को घेर लिया। नेता एक मध्यम आयु का पुरुष था जिसके बाल पीछे की ओर थे। बाकी सारी पोशाक ठीक थी, सिवाय इसके कि दोनों हाथों में अंगूठियां थीं। पता नहीं ये कौन सा शौक था, शायद ये भी धन दिखाने का एक तरीका था। उसने बहुत गुस्से में आरव शर्मा से कहा, तुम उसके बेटे हो। तुम्हारे पिताजी ने लाल बत्ती तोड़ी और मेरी लिंकन को टक्कर मार दी। बताओ इसे कैसे हल करना है? आरव शर्मा, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, नितिन अरोड़ा। आरव शर्मा, ओह मेरा परिवार। इस तरह हम बाद में ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड में जाकर वीडियो चेक करेंगे। अगर वास्तव में मेरे पिताजी ने लाल बत्ती तोड़ी और आपकी कार को टक्कर मारी तो मुझे जो देना होगा मैं दूंगा। ठीक है, मुझे अब अंदर जाकर अपने पिताजी को देखना है। कृपया रास्ता दें। नितिन अरोड़ा, देना? क्या तुम एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए दे सकते हो? मेरी कार आयातित है, 1 करोड़ से ज़्यादा की। आरव शर्मा, पुलिस ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है। बेंटले शोरूम को नुकसान का आकलन करने दें और मुझे जितना देना होगा उतना मैं दूंगा। अब रास्ता दो, मुझे अंदर जाकर अपने पिताजी को देखना है। नितिन अरोड़ा, अगर मैं रास्ता नहीं दूं। उसने बोलना खत्म किया, आरव शर्मा ने सीधे उसे अपने हाथों और पैरों से जमीन पर गिरा दिया। बाकी कई लोग तुरंत आरव शर्मा को पीटने लगे, लेकिन वे सभी साधारण लोग थे, इसलिए वे आरव शर्मा से बिल्कुल नहीं लड़ सकते थे। कुछ सेकंड बाद कई लोग जमीन पर गिर गए और रोने लगे। डॉक्टरों और नर्सों को जल्दी से पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। आरव शर्मा ने नितिन अरोड़ा और बाकियों की ओर देखा भी नहीं, वह जल्दी से वार्ड में अपने पिताजी की चोट देखने गया। रमेश शर्मा ने अपने बेटे को आते देखा, उसकी नाक सिकुड़ गई और वह लगभग रो पड़ा। ईमानदारी से, जब कार हादसा हुआ नितिन अरोड़ा और बाकियों ने रमेश शर्मा को घेर लिया, जिससे रमेश शर्मा को वास्तव में डर लगा। अपने बेटे को आते देख रमेश शर्मा अपने दिल की शिकायतों को छोड़ना चाहता था। आरव शर्मा, कैसा है? रमेश शर्मा, ठीक है, बस हड्डी टूटी है। मांसपेशियों और हड्डियों को टूटने में 100 दिन लगते हैं और 3 महीने आराम करने से ठीक हो जाएगा। बाकी चमड़ी की चोटें हैं, बस कुछ दवा लगाएं। आरव शर्मा, क्या उन्होंने तुम्हें मारा? रमेश शर्मा, मुझे मारा नहीं, बस कुछ बार धक्का दिया। ओह, एक और लड़के ने मुझे लात मारी, लेकिन ये दर्द नहीं करता, इसे भूल जाओ। आरव शर्मा, इसे भूल नहीं सकते। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तो कानून के अनुसार जो मुआवजा देना होगा हम बहुत सारा पैसा देंगे, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें मारा तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम अपनी चोटों का अच्छे से ध्यान रखो और मैं ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड जाऊंगा। वैसे मुझे अपना आईडी कार्ड दे दो अगर बाद में उन्हें मेरे और तुम्हारे रिश्ते को साबित करने की जरूरत पड़ी। रमेश शर्मा ने सिर हिलाया और आरव शर्मा को अपना आईडी कार्ड दिया। इस समय डॉक्टर और नर्स अंदर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया है और आरव शर्मा ने लोगों को मारा है और वह बिल्कुल नहीं जा सकता। आरव शर्मा ने उनकी अनदेखी की और तुरंत चला गया। डॉक्टर और नर्स उसके पीछे गए लेकिन उसे पकड़ नहीं सके। जल्द ही आरव शर्मा ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड में आए। रमेश,
शर्मा के साथ अपने रिश्ते को साबित किया और हादसे के दृश्य का निगरानी वीडियो चेक करने की मांग की। पुलिस ने सीधे सहमति नहीं दी, बल्कि हादसे के दूसरे पक्ष नितिन अरोड़ा को बुलाया ताकि वे एक साथ देख सकें। नितिन अरोड़ा और बाकी लोग आरव शर्मा को देखकर बहुत उत्साहित थे। हालांकि वे जानते थे कि वे आरव शर्मा को नहीं हरा सकते, इसलिए वे केवल कुछ शब्द बड़बड़ाए और आसानी से कुछ करने की हिम्मत नहीं की। हादसे को संभालने वाले ट्रैफिक पुलिस ने दोनों पक्षों को एक साथ बुलाया और कहा, लिंकन कार के मालिक ने कहा कि तिपहिया वाहन ने लाल बत्ती तोड़ी और हादसा हुआ। तिपहिया वाहन के मालिक ने कहा कि लिंकन कार पीछे लुढ़की और हादसा हुआ। हमने घटनास्थल के चौराहे का निगरानी वीडियो लिया है और अब इसे दोनों को दिखा रहे हैं। आरव शर्मा और नितिन अरोड़ा ट्रैफिक पुलिस के नेतृत्व में घर में एक साथ निगरानी वीडियो देखने गए। सामने का निगरानी वीडियो दिखाता था कि रमेश शर्मा ने तिपहिया वाहन चलाया और लिंकन की पीछे टकराने से पहले उसके पीछे था। लेकिन क्योंकि यह बहुत दूर था, ये स्पष्ट नहीं था कि तिपहिया वाहन ने सीधे लिंकन की पीछे टक्कर मारी या लिंकन पीछे लुढ़की और सड़क पार कर रहे तिपहिया वाहन से टकराए। दूसरे कोण से देखें, पक्षीय निगरानी स्पष्ट रूप से दिखाती थी कि रमेश शर्मा तिपहिया वाहन चलाते हुए लिंकन की पीछे था। इसे इस तरह से कहें, अगर लिंकन स्थिर थी तो तिपहिया वाहन बस लिंकन की पीछे से दाईं ओर से गुजर जाता और कभी नहीं छूता। लेकिन लिंकन ने ब्रेक लगाने के बाद एक पीछे की ओर झटका था और बस इतना ही झटका था कि दोनों पक्ष टकरा गए। इस समय रमेश शर्मा की दिशा में पीली बत्ती थी। स्पष्ट रूप से वह बत्ती चुरा रहा था। ट्रैफिक पुलिस, क्या आप सभी ने स्पष्ट रूप से देखा? नितिन अरोड़ा, मैंने स्पष्ट रूप से देखा, बहुत स्पष्ट रूप से। यह उसके पिताजी थे जिन्होंने तिपहिया वाहन से मेरी कार की पीछे टक्कर मारी। आरव शर्मा, हाय भगवान, तुम वास्तव में बकवास कर सकते हो। तुम ब्रेक भी नहीं लगा सकते। तुम कैसे कह सकते हो कि किसी ने तुम्हारी कार की पीछे टक्कर मारी? साथ ही तुमने अपनी कार यहां पार्क की, पूरी तरह से पूर्व पश्चिम लेन को ब्लॉक कर दिया। क्या तुम्हें अभी भी कोई तर्क है? नितिन अरोड़ा, वैसे भी जब तक मैं प्रतीक्षा क्षेत्र से बाहर नहीं निकलता यह उल्लंघन नहीं है। तुम्हारे पिताजी तिपहिया वाहन चलाकर बत्ती चुरा रहे थे और जल्दी में उन्होंने मेरी कार की पीछे टक्कर मारी। आरव शर्मा, तुमने पार्क करते समय रुका नहीं, एक स्पष्ट पीछे की ओर हिलना था। कम से कम 10 सेंटीमीटर दूर पूरी सड़क तुम्हारी लिंकन और एक और ब्यूक द्वारा ब्लॉक थी। यही हादसे का मूल कारण है। दोनों बहस कर रहे थे। अंत में ट्रैफिक पुलिस ने निष्कर्ष निकाला, लिंकन कार ने पूर्व पश्चिम लेन को ब्लॉक किया। अन्य मोटर वाहनों और पैदल यात्रियों के हमले के तहत तिपहिया वाहन ने लिंकन कार की पीछे से गुजरने का फैसला किया। मूल रूप से दोनों पक्ष शांति से रह सकते थे। हालांकि लिंकन कार लुढ़की, जिसके कारण तिपहिया वाहन लिंकन कार की पीछे से टकरा गया। हालांकि तिपहिया वाहन पर बत्ती चुराने का संदेह है, इसलिए लिंकन कार 90% जिम्मेदारी लेती है और तिपहिया वाहन 10% जिम्मेदारी लेता है। इस जिम्मेदारी के विभाजन को आरव शर्मा स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक तिपहिया वाहन लाल बत्ती नहीं तोड़ता, यह अवैध नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिताजी ने लाल बत्ती नहीं तोड़ी, यह साबित करना। नितिन अरोड़ा ने तुरंत आपत्ति जताई। ट्रैफिक पुलिस का रवैया बहुत स्पष्ट था। अगर उसे कोई आपत्ति है तो वह समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। वैसे भी वीडियो सामग्री के फीडबैक के अनुसार जिम्मेदारी इसी अनुपात में विभाजित की जाती है। 10% जिम्मेदारी लेना आरव शर्मा को परवाह नहीं है। उसे केवल इस बात की परवाह है कि उसे अपने पिताजी के लिए बेगुनाही साबित करनी होगी। आरव शर्मा, कॉमरेड ट्रैफिक पुलिस, मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से कहें, क्या मेरे पिताजी ने लाल बत्ती तोड़ी? ट्रैफिक पुलिस, नहीं, लेकिन आपको उसे याद दिलाना होगा कि वह भविष्य में इस तरह नहीं चला सकता। उन कुछ सेकंड को हथियाना बेकार है। आरव शर्मा, ये लाल बत्ती तोड़ना नहीं माना जाता। सिस्टम मालिक को बधाई हो, आपने कार्य पूरा कर लिया है और पिताजी की बेगुनाही साबित कर दी है। 100 करोड़ रुपये नकद का पुरस्कार जल्द से जल्द आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। हादसे की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई। नितिन अरोड़ा इसे स्वीकार नहीं करता। आरव शर्मा, तो अब समय है कि हम एक और हिसाब चुकता करें। नितिन अरोड़ा, क्या हिसाब? आरव शर्मा, तुम लोगों ने मेरे पिताजी को मारा, उसका हिसाब। अध्याय 112। आरव शर्मा अपने पिताजी के साथ मारपीट का हिसाब चुकता करना चाहते थे और नितिन अरोड़ा ने तुरंत इनकार किया कि उन्होंने रमेश शर्मा को मारा था। नितिन अरोड़ा ने बेशर्मी से यह भी दावा किया कि हादसे के बाद वे सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कोई अत्यधिक कार्रवाई नहीं की थी। शब्दों में कोई सबूत नहीं, देखना विश्वास है। आरव शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस से निगरानी वीडियो को जारी रखने के लिए कहा। ट्रैफिक पुलिस ने सिर हिलाया और वीडियो चलाना जारी रखा। हादसे के बाद नितिन अरोड़ा और अन्य लोग कार से उतरे। लगभग 1.5 मिनट तक कार के पीछे की जांच करने के बाद वह रमेश शर्मा के पास गए, जो सड़क के किनारे जमीन पर पड़ा था। कई लोगों का रवैया बहुत क्रूर था, वे इशारा कर रहे थे और गालियां दे रहे थे। हालांकि रमेश शर्मा डर गया था।
लेकिन एक बड़े आदमी के लिए सड़क पर अपमान सहना निश्चित रूप से असहनीय था। वह सड़क के किनारे के पेड़ को पकड़कर खड़ा हुआ और नितिन अरोड़ा और अन्य लोगों के साथ तर्क करने लगा। कुछ शब्दों के बाद नितिन अरोड़ा के समूह ने उसे धक्का दे दिया और फिर एक युवक ने रमेश शर्मा के कूल्हे पर लात मारी। रमेश शर्मा का दाहिना पैर टूट गया था और वह अपने बाएं पैर और एक लैंडस्केप पेड़ के सहारे खड़ा था। जैसे ही वह नीचे गिरा, वह तुरंत पीछे की ओर गिर गया और जमीन पर जा गिरा। टूटी हड्डी वाले व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें, सामान्य व्यक्ति भी अगर इस तरह पीछे गिर जाए तो निश्चित रूप से भ्रमित हो जाएगा। आरव शर्मा ने नितिन अरोड़ा का कॉलर पकड़ लिया और कई ट्रैफिक पुलिस जल्दी से आगे बढ़े और उसे गले लगाकर नितिन अरोड़ा से अलग किया। उस समय भावनाएं इतनी उत्तेजित थीं कि नितिन अरोड़ा को यह भी नहीं पता था कि उसने खुद हाथ उठाया था। वीडियो देखने के बाद वह बहस नहीं कर सका। ट्रैफिक पुलिस ने आरव शर्मा को संयम बरतने और लोगों को मारने से बचने की याद दिलाई। नितिन अरोड़ा और अन्य लोगों द्वारा वीडियो में रमेश शर्मा को मारने के व्यवहार के जवाब में ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियों के दायरे से बाहर था और उन्होंने आरव शर्मा को पुलिस को सूचना देने का सुझाव दिया। वीडियो के सबूत के साथ आरव शर्मा को पुलिस बुलाने से डर नहीं था, लेकिन नितिन अरोड़ा डर गया था। वह जल्दी से मुस्कुराया और आरव शर्मा से निजी तौर पर निपटने की विनती की। पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। आरव शर्मा ने उसकी अनदेखी की और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। नितिन अरोड़ा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उन्हें जल्दी से ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड आने के लिए कहा। जल्द ही पुलिस पहुंच गई। बिना किसी देरी के आरव शर्मा ने सीधे पुलिस से निगरानी वीडियो देखने के लिए कहा। ट्रैफिक हादसे का हिस्सा ट्रैफिक पुलिस द्वारा संभाला गया। हालांकि नितिन अरोड़ा और अन्य लोगों द्वारा रमेश शर्मा को मारने का बाद का हिस्सा पुलिस द्वारा संभाला गया। नितिन अरोड़ा ने जल्दी से समझाया, कॉमरेड पुलिस, मैं इसे समझा सकता हूं। जब टक्कर हुई तो हम सभी चिंतित थे। हम कार से उतरे और उससे स्पष्टीकरण मांगा। वह बहुत अभिमानी था और उसने हमें गालियां दी। मेरे दोस्त सभी युवा हैं, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमारी हरकत थोड़ी बड़ी हो गई। लेकिन हम वास्तव में उसे मारने का इरादा नहीं रखते थे, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह जल्दी में गालियां दे रहा था। हमने थोड़ा हंगामा किया। पुलिस, आपके कहे का कोई सबूत है? नितिन अरोड़ा, सबूत? क्या सबूत है? पुलिस, बिना सबूत के आपका कहना अंतिम नहीं हो सकता। हमें दूसरे पक्ष से पूछना होगा। चलो अस्पताल चलते हैं। जल्द ही पुलिस सभी को अस्पताल ले गई और रमेश शर्मा को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। रमेश शर्मा का बयान नितिन अरोड़ा के बयान से पूरी तरह अलग था। टक्कर हुई और रमेश शर्मा गिर गया और उसका दाहिना पैर टूट गया। उसके शरीर पर भी कुछ खरोंचें थीं। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वह फुटपाथ की ओर रेंग जाए। नितिन अरोड़ा और अन्य लोग कार से उतरे। उन्होंने देखा कि कार का पीछे टकरा गया था और तुरंत आकर रमेश शर्मा पर चिल्लाने लगे। रमेश शर्मा नाखुश था और उसने उन्हें कुछ बार गालियां दीं। एक युवक ने उसे लात मारी। दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े थे और पुलिस ने इसे स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। सब कुछ निगरानी फुटेज पर आधारित था। निगरानी वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाता था कि नितिन अरोड़ा और अन्य लोग रमेश शर्मा को घेरकर मार रहे थे। रमेश शर्मा को धक्का देने वाला युवक करण भसीन था। रमेश शर्मा को लात मारने वाला युवक रोहन भसीन था। दोनों भाई हैं, दोनों नितिन अरोड़ा के भतीजे हैं। नितिन अरोड़ा और एक अन्य व्यक्ति ठीक हैं, लेकिन भाई करण भसीन और रोहन भसीन को ले जाया जाएगा। अगर दोनों पक्ष समझौता नहीं कर पाते तो करण भसीन और रोहन भसीन को हिरासत में लिया जाएगा और भविष्य में उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पुलिस की बात सुनकर भसीन भाई डर गए। अगर यह पीछे छूट गया तो प्रभावित होने वाले वे खुद नहीं हैं, बल्कि 3 पीढ़ियों को नुकसान होगा। कहावत है, बड़े की परवाह किए बिना छोटे की देखभाल करनी होगी। वे शायद अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहें, लेकिन हम अपने बच्चों और पोते पोतियों को जन्म से पहले ही कमतर नहीं होने दे सकते और प्रतिस्पर्धा के कई अवसर खो सकते हैं। भाइयों ने जल्दी से अपने चाचा नितिन अरोड़ा से मदद मांगी। नितिन अरोड़ा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह मुड़कर रमेश शर्मा के साथ निजी तौर पर निपटने की चर्चा की। रमेश शर्मा ने तुरंत अपने सिर के पीछे का हिस्सा पकड़ा और विलाप किया, ओह मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर, आकर मेरी जांच करें, क्या मेरे सिर में कंसीव का कोई लक्षण है? मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त थोड़ी कम हो रही है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरा बेटा बचपन में कैसा दिखता था। नितिन अरोड़ा और अन्य लोग चुपचाप रमेश शर्मा को बहुत कुछ कहते हुए देखते रहे। वे जितना सुनते उतना ही डरते गए। रमेश शर्मा के कहे अनुसार उन्हें डर था कि उन्हें उसे रिटायर करना पड़ सकता है। नितिन अरोड़ा, बड़े भाई, हम गलत थे, वास्तव में गलत थे। रोहन भसीन और करण भसीन भी जल्दी से माफ़ी मांगने आए। चाचा, हम वास्तव में जानते हैं कि हम गलत थे, माफ़ करें, कृपया अपना हाथ ऊंचा करें। चाचा, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मारें, मैं जवाब नहीं दूंगा। और बात मत करें, अगर आप बात करेंगे तो मैं टूट जाऊंगा। रमेश शर्मा, अब डर लग रहा है।
पहले जब तुमने मुझे घेर कर गालियां दी और मारा तब तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? अगर माफ़ी उपयोगी होती तो पुलिस की क्या ज़रूरत होती? कॉमरेड पुलिस, क्या मैं सही कह रहा हूँ? कई पुलिसकर्मियों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें नहीं लगा था कि यह छोटा सा बूढ़ा आदमी इतनी मज़ेदार बातें करता है। रमेश शर्मा ने जोर देकर कहा कि करण भसीन और रोहन भसीन को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए और पुलिस को उन्हें ले जाना पड़ा। नितिन अरोड़ा ने देखा कि रमेश शर्मा नहीं माना तो उसने हार मान ली। लेकिन आखिरकार उसके 2 भतीजों को ले जाया गया था और उसे उन्हें छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढना था। सबके जाने के बाद आरव शर्मा ने अपने पिताजी को विस्तार से समझाया कि आगे क्या करना है। रमेश शर्मा ने ध्यान से सुना और सब कुछ लिख लिया। जब तक रमेश शर्मा आरव शर्मा के निर्देशों का पालन करता है, नितिन अरोड़ा का गिरोह निश्चित रूप से कुछ नहीं खा पाएगा। लेकिन रमेश शर्मा को अब सबसे ज़्यादा चिंता उन एक्सप्रेस पैकेजों की थी। अगर वह अंधेरा होने से पहले सभी को प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचा सका तो निश्चित रूप से उसकी शिकायत होगी। आरव शर्मा भी अवाक रह गए। वह अभी भी इस हालत में है और पैकेज के बारे में सोच रहा है। अपनी चोटों का अच्छे से ध्यान रखना ही व्यवसाय है। लेकिन रमेश शर्मा ऐसा नहीं सोचते। आराम करना महत्वपूर्ण है और काम भी महत्वपूर्ण है। अगर वह इन पैकेजों को नहीं भेजता तो उसकी शिकायत होना छोटी बात है और आउटलेट को भी सजा मिलेगी। 5 साल तक काम करने के बाद उसे वास्तव में शर्मिंदगी होगी अगर वह जाने से पहले आउटलेट को सजा मिली। आरव शर्मा भी असहाय थे। उन्होंने वास्तव में इस पिताजी को स्वीकार कर लिया। लेकिन ईमानदारी से रमेश शर्मा के जीवन के सिद्धांत प्रशंसनीय हैं। बस कभी कभी बहुत सिद्धांतवादी होना अच्छा नहीं होता। वह अब इस हालत में है और निश्चित रूप से कुरियर डिलीवर नहीं कर सकता। असहाय आरव शर्मा को केवल जिम्मेदारी लेनी पड़ी और उसकी जगह डिलीवरी पूरी करनी पड़ी। अपने पिताजी को अपनी मां और बहन को सौंपकर देखभाल के लिए आरव जल्दी से कुरियर के कपड़े पहनकर बाकी पैकेज भेजने निकल गए। लेकिन तिपहिया वाहन टकरा गया था और अस्थायी रूप से ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड में हिरासत में था। आरव शर्मा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह अपनी बुगाटी वेरॉन चलाकर पैकेज लेने गया। जल्द ही आरव शर्मा ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड पहुंचे। जब ट्रैफिक पुलिस ने आरव शर्मा को फिर से आते देखा तो उन्होंने पूछा, आप और क्या करने आए हैं? आरव शर्मा, मेरे पिताजी के तिपहिया वाहन पर अभी भी कुछ एक्सप्रेस पैकेज बचे हैं जो डिलीवर नहीं हुए हैं। मुझे उनके लिए डिलीवर करना होगा। ट्रैफिक पुलिस हैरान हो गया और बोला, क्या आप निश्चित हैं कि आप गलत नहीं हैं? इस कार को चलाकर कुरियर डिलीवर करेंगे? ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को हैरान कर सकती हैं। आरव शर्मा का बुगाटी चलाकर कुरियर डिलीवर करना निश्चित रूप से उनमें से एक है। आरव शर्मा, कोई रास्ता नहीं है, घर में कोई कार नहीं है, तो मुझे अभी के लिए इसे इस्तेमाल करना होगा। उसने जो कहा वह तर्कसंगत था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कॉमरेड कुछ देर के लिए अवाक रह गया। बुगाटी वेरॉन से कुरियर डिलीवर करना, यही वह कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस, आप अपने पिताजी के लिए बहुत अच्छे हैं। आप उन्हें करोड़ों रुपये की कार भेजते हैं। यहाँ साइन करके इसे ले जाएं। आरव शर्मा, हाय, क्या करूं, मेरा परिवार गरीब है और मेरे पास बस यही कार है। ये कहकर आरव शर्मा ने पेन लिया और अपना नाम साइन किया। ट्रैफिक पुलिस, भाई आप पुराने वर्षाए हैं। आरव शर्मा, मैं सच कह रहा हूँ, ये घर की कार है। अगर मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे एक्सप्रेस पैकेज को कंधे पर लेकर एक एक करके डिलीवर करना पड़ता, फिर मैं थक नहीं जाता। ट्रैफिक पुलिस को समझ नहीं आया। बुगाटी वेरॉन खरीदने में सक्षम होने से पता चलता है कि पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो फिर पिताजी को कुरियर डिलीवर करने की ज़रूरत क्यों है? और क्यों नहीं और कारें खरीद कर रखते? इसके बारे में विस्तार से नहीं जा सकते। आरव शर्मा ने अस्पष्ट टिप्पणियों के साथ अतीत को भ्रमित किया, एक्सप्रेस पैकेज पैक किया और जल्दी से कार चलाकर चला गया। जल्द ही आरव शर्मा ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड के सबसे नज़दीकी समुदाय में आए। यहाँ 2 पैकेज हैं। एक पैकेज का मालिक वरुण चावला नाम का है, एक पैकेज का मालिक गुयान यिन नाम का है। पैकेज पर नंबर के अनुसार आरव शर्मा ने पहले वरुण चावला को फ़ोन किया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गया। वरुण चावला, हाय, कौन है? आवाज़ सुनकर वह अधीर लग रहा था। आरव शर्मा, हेलो एक्सप्रेस, कृपया बाहर आकर इसे ले लें। वरुण चावला, 1 मिनट रुको, मैं व्यस्त हूँ। फ़ोन पर पृष्ठभूमि की आवाज़ सुनकर वरुण चावला शायद लूडो खेल रहा था। किसी के खेल में बाधा डालना वास्तव में बुरा है, लेकिन कोई कारण नहीं है कि कोई यहाँ पैकेज लेने के लिए खेल खत्म होने तक इंतजार करे। आमतौर पर एक कुरियर एक दिन में दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों पार्सल भेजता है। हर ग्राहक इस तरह कुछ मिनट इंतजार करता है और वह पूरा दिन इंतजार में बिता देता है। इसलिए आरव शर्मा ने वरुण चावला को बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि अगर वह 5 मिनट के भीतर बाहर नहीं आया तो वह इसे वीजा से इनकार के रूप में मानेगा और सीधे प्रेषक को वापस भेज देगा। ये कहकर आरव शर्मा ने फ़ोन काट दिया। फिर उसने दूसरे पैकेज के मालिक को फ़ोन किया। आरव शर्मा, हाय, क्या ये गुयान यिन है?
फोन के दूसरी ओर से एक लड़की की गुस्से भरी आवाज आई। तुम्हारा नाम गुयान यिन है, मेरा नाम आरती सहगल है। तुम मेरे लिए रुको, मैं शिकायत करूंगी कि तुमने प्राप्तकर्ता का अपमान किया। अध्याय 113 स्वर्ग और पृथ्वी की अंतरात्मा। इस पैकेज पर गुयान यिन लिखा है। यह नहीं कि आरव शर्मा ने जानबूझकर आरती सहगल को गुयान यिन पढ़ा। आरव शर्मा ने समझाया, सुंदरी मुझे माफ करें, इस प्रेषक ने जेंग शब्द को बहुत ज्यादा लिखा है और यह गुयान यिन जैसा दिखता है। आरती सहगल, रुको, मैं अभी किसी को बाहर बुलाती हूँ इसे लेने के लिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारी शिकायत करूंगी। आरव शर्मा, ठीक है, जब तक तुम पैकेज लेने आते हो तुम कोई भी शिकायत कर सकते हो। इस टिकट को भेजने के बाद आरव शर्मा ने मौके का फायदा उठाकर एक्सप्रेस आउटलेट को बताया कि पिताजी को कुरियर डिलीवर करना जारी न रखने दें। शिकायत की बात करें तो ये कुछ 100 रुपये से कम नहीं है। लगभग 1 मिनट बाद रमेश शर्मा ने आरव शर्मा को फ़ोन किया। रमेश शर्मा, बेटा क्या बात है? ब्रांच मैनेजर ने अभी मुझे फ़ोन किया और कहा कि किसी ने तुम्हें गाली देने की शिकायत की। आरव शर्मा, गलतफहमी, उस व्यक्ति का नाम आरती सहगल है, लेकिन प्रेषक ने रसीद को हस्तलिखित किया और जेंग को अलग अलग लिखा। मुझे लगा ये गुयान यिन है। रमेश शर्मा, तो तुम बाद में दूसरों को समझा देना, मेरी शिकायत मत करवाओ, तुम्हें मेरे 200 रुपये कटवाने पड़ेंगे। आरव शर्मा, ठीक है, मैं समझ गया। ये कहकर आरव शर्मा ने फ़ोन काट दिया। यह मृत गुयान यिन काफ़ी वास्तविक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 200 रुपये से कम नहीं है। 5 मिनट में उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लगभग 3 मिनट बाद एक बहुत ही अजीब पोशाक में एक लड़की गुस्से में आरव शर्मा के पास आई। ये थोड़ा खेल में एंजेला की तरह दिखती थी और शायद उसकी प्रशंसक होनी चाहिए। वह शायद यिन होनी चाहिए। आरव शर्मा ने अपना फ़ोन रखा और पूछा, क्या तुम गुयान यिन हो? आरती सहगल, मेरा नाम आरती सहगल है, गुयान यिन नहीं। आरव शर्मा, ठीक है गुयान यिन। आरती सहगल, मैंने पहले ही तुम्हारी शिकायत के लिए फ़ोन कर दिया है, बस पैसे कटने का इंतज़ार करो। आरव शर्मा, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें गुयान यिन बुलाऊंगा, वैसे भी तुमने पहले ही शिकायत कर दी है। आरती सहगल, अगर तुम अब मुझसे माफ़ी मांग सकते हो और मुझे खुश कर सकते हो तो मैं मुकदमा वापस ले सकती हूँ। आरव शर्मा, ज़रूरत नहीं, ये 200 रुपये से कम नहीं है, बस काट लो। मेरे साथ आओ। आरव शर्मा सीधे सड़क के किनारे खड़ी बुगाटी वैरॉन की ओर चला गया। आरती सहगल की पुतलियां धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। यह क्या बात है? क्या वह हैंडसम स्लैग स्पोर्ट्स कार उसकी नहीं होनी चाहिए? अमीर दूसरी पीढ़ी जीवन का अनुभव करने आए। बहुत। आरव शर्मा ने बुगाटी खोली और आरती सहगल का कुरियर निकाला। आरती सहगल ने अपने दिल में चिल्लाया, ये वास्तव में अमीर दूसरी पीढ़ी का जीवन अनुभव है। वह जल्दी से खुद को संवारा, एंजेला की 2 चोटियों को सहलाया और चेहरे पर मधुर मुस्कान के साथ शर्मीली होकर चल पड़ी। आरव शर्मा ने पैकेज आरती सहगल को सौंपा और कहा, साइन करो। आरती सहगल ने पैकेज और पेन लिया और नखरे से कहा, ओह, इसे कहाँ लिखूं? क्या तुम मेरे लिए पैकेज पकड़ सकते हो? आरव शर्मा, पैकेज को बाएं हाथ में पकड़ो और दाएं हाथ में लिखो। बस अपना नाम साइन करो। इसे मानक तरीके से लिखना चाहिए, फिर से गुयान यिन मत लिख देना और मुझ पर गलत उच्चारण का दोष मत देना। आरती सहगल, मैं समझ गई। क्या ये तुम्हारी कार है? आरव शर्मा, हाँ, यह मेरी कार है। आरती सहगल, क्या आपके नवाब इतने अच्छे खेलते हैं? स्पोर्ट्स कार चलाकर जीवन का अनुभव। आरव शर्मा, कुछ तेल का पैसा कमाओ। आरती सहगल ने अपना नाम साइन किया। आरव शर्मा ने फेस शीट फाड़ दी और फिर पैकेज उसे वापस कर दिया। अब आरती सहगल समझ गई कि आरव शर्मा को शिकायतों की परवाह क्यों नहीं थी। नवाब भाई जीवन का अनुभव कर रहे हैं, क्या उन्हें 3 खजूर और 2 खजूर की परवाह हो सकती है? इसके अलावा जल्दी करो और आउटलेट शायद उनके पैसे काटने की हिम्मत नहीं करेंगे। चून की शिकायत का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है तो एक नवाब को क्यों नाराज करना। आरती सहगल ने जल्दी से एक्सप्रेस आउटलेट की ग्राहक सेवा को फ़ोन किया और बहुत जोर से कहा, मैं रमेश शर्मा के खिलाफ शिकायत वापस लेना चाहती हूँ। ग्राहक सेवा, रद्द करना। आरती सहगल, हाँ, मैं इसे रद्द करना चाहती हूँ। ग्राहक सेवा, लेकिन शिकायत प्रभावी हो चुकी है। हमारे आंतरिक सिस्टम ने शिकायत रिकॉर्ड की सूचना दी है और उसे आंतरिक रूप से दंडित किया गया है। आरती सहगल, क्यों? कुरियर भाई इतनी मेहनत करते हैं, सिर्फ प्रेषक की गलती से नाम गलत उच्चारण हुआ और तुम्हें पैसे काटने हैं। क्या तुम में अभी भी मानवता है? क्या कोई राजकानून है? मुझे परवाह नहीं, अगर तुम मेरे लिए शिकायत रद्द नहीं करते तो मैं डाक प्रशासन को तुम्हारी शिपमेंट की शिकायत करूंगी। ग्राहक सेवा आरती सहगल द्वारा ठीक हो गई थी। अभी कुछ देर पहले उसने स्पष्ट रूप से फ़ोन करके क्षेत्र के कुरियर की शिकायत करने के लिए चिल्लाया था। अब अचानक उसने अपना मन क्यों बदल लिया? मन बदल लिया तो बदल लिया, फिर रमेश शर्मा के लिए बोलने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए बोलना ही है।
वह स्पष्ट रूप से 50 के दशक में है, फिर उसे छोटा भाई क्यों बुलाया? इस महिला को निश्चित रूप से दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये हमेशा अच्छा है कि वह शिकायत वापस ले सकती है। ग्राहक सेवा ने आंतरिक सिस्टम का उपयोग करके रमेश शर्मा के खिलाफ शिकायत वापस ले ली। फोन काटकर आरती सहगल ने मुस्कुराकर कहा, छोटे भाई, मैंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत वापस ले ली है। आरव शर्मा, ओह। आरती सहगल ने अपने दिल में आह भरी, शिकायत होने पर परवाह नहीं और शिकायत वापस लेने पर उत्साहित नहीं। खैर, ये निश्चित रूप से अमीर दूसरी पीढ़ी है, कोई शक नहीं। इस समय एक मोटा आदमी जो थोड़ा अपरिपक्व दिखता था, एक ईंट लेकर समुदाय के गेट से बाहर निकला। उसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था और वह सीधे आरव शर्मा की ओर गया। क्या तुमने अभी मुझे कुरियर लेने के लिए फ़ोन किया था? मैं लगभग जीत रहा था, लेकिन तुमने मेरे हाथ फिसलने से महत्वपूर्ण टीम लड़ाई हार दी। तुम कहो, तुम इसका मुआवजा कैसे दोगे? मोटे ने ईंट पकड़कर पूछा। आरव शर्मा, तुम्हारा नाम वरुण चावला है? वरुण चावला? हाँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आरव शर्मा ने वरुण चावला का कुरियर लिया और उसे उसके चेहरे पर मारा, दांतते हुए, तुम अपना मुंह साफ करो। इसे उठाओ और अपना नाम साइन करो। आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। क्या अब कुरियर इतने घमंडी हैं? सीधे पैकेज को चेहरे पर मारना। वरुण चावला ने ईंट उठाए और आरव शर्मा को मारने वाला था। आरती सहगल ने अपनी बाहें फैलाकर आरव शर्मा के सामने रोक दिया। वरुण चावला, तुम कौन हो? हट जाओ। आरती सहगल, क्या तुम पागल हो? अमीर दूसरी पीढ़ी जीवन का अनुभव कर रही है और तुम उससे लड़ने की हिम्मत करते हो। तुम इस कार को भी नहीं देखते, क्या तुम इसे झेल सकते हो? अगर तुमने उसे छुआ तो तुम दिवालिया होने पर भी भुगतान नहीं कर पाओगे। वरुण चावला ने बुगाटी वेरॉन में रखे एक्सप्रेस पैकेज को देखा और उसका चेहरा तुरंत ज्योंग शब्द में बदल गया। ये वास्तव में उसकी कार है। लेकिन क्या मजाक है? 50 करोड़ की स्पोर्ट्स कार चलाकर एक्सप्रेस डिलीवर करना। अब भाई दूसरी पीढ़ी इतनी खुलेआम जीवन का अनुभव करते हैं। क्या ये कार तुम्हारी है? वरुण चावला ने अपराध बोध के साथ पूछा। आरव शर्मा ने कार का दरवाजा खोला और अंदर गया। सीट बेल्ट बांधते हुए उसने कहा, पैकेज उठाओ, साइन करो और मेरे लिए फेस शीट फाड़ दो। मुझे जल्दी है। बज। आसपास के लोग अवाक रह गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पैकेज को चेहरे पर मारने की हिम्मत की। सहलेखक एक अमीर दूसरी पीढ़ी है जो जीवन का अनुभव कर रही है, शिकायतों से डरता नहीं, मुसीबत में पड़ने से डरता नहीं। निम्फो गर्ल नंबर 1, वाह, इतना हैंडसम। युंडा के एक्सप्रेस कपड़े उस पर इतने अच्छे क्यों लगते हैं? निम्फो गर्ल नंबर 2, युंडा वह कुरियर है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, कोई और नहीं। हालांकि मैं भविष्य में केवल युंडा का उपयोग करूंगी और यह शुनफैन के साथ अच्छा नहीं होगा। दुखी आदमी नंबर 1, हाय भगवान, अमीर दूसरी पीढ़ी वास्तव में कमाल की होती है और वे बुगाटी वेरॉन चलाकर कुरियर डिलीवर करते हैं। ईर्ष्यालु आदमी नंबर 1, अगर मेरे पास ऐसी कार होती तो मैं भी एक्सप्रेस डिलीवरी और टेकअवे डिलीवर करता। पैसा कमाना मायने नहीं रखता, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि सभी कितने हैरान हैं। उम्मीद करने वाले माता पिता नंबर 1, बेटा, क्या तुम देख रहे हो? अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम भविष्य में कुरियर डिलीवर करने के योग्य नहीं होगे। अब लोग स्पोर्ट्स कार चलाकर कुरियर डिलीवर करते हैं। तुम केवल मेहनत से पढ़ाई कर सकते हो और ऑफिस में वाइट कॉलर बन सकते हो। उसके बगल में बच्चा आरव शर्मा को खाली नज़रों से देख रहा था और फिर उसने दुखी चेहरे के साथ कहा, अब डिलीवरी की इतनी मांग है, मैं भविष्य में क्या करूंगा? बुगाटी वेरॉन की 2 धीमी गर्जनाओं के साथ वरुण चावला ने जल्दी से ईंट को सड़क के किनारे फेंक दिया, जल्दी से पैकेज उठाया और साइन किया। ये निर्धारित हो गया है कि यह स्पोर्ट्स कार कुरियर भाई की है और स्मार्ट लोग जानते हैं कि उन्हें और उलझना नहीं चाहिए। कुरियर भाई स्पष्ट रूप से उसके साथ उलझना तुच्छ समझता है और वरुण चावला समझता है कि उसे क्या करना चाहिए। साइन करने के बाद वरुण चावला ने फेस शीट फाड़ दी, उसे आरव शर्मा को सौंप दी और मुस्कुराकर कहा, हैंडसम, माफ करें, मैंने गलत समझा। आरव शर्मा ने टिकट लिया, कार को रिवर्स किया, मुड़ा, बज और सभी की नज़रों के सामने उड़ गया। आरती सहगल ने कुछ कदम आगे बढ़कर चिल्लाया, छोटे भाई, मैंने शिकायत वापस ले ली, तुमने मुझे अभी तक धन्यवाद नहीं दिया। बुगाटी को दूर जाते देख आरती सहगल के दिल में एक खोने का एहसास हुआ, लेकिन फिर वह फिर से हंस पड़ी। आरव शर्मा ने उसे अभी फ़ोन किया था और कॉल लॉग में वह है। क्या होगा अगर फ़ोन नंबर उसका वीचैट खाता है? आरती सहगल ने जल्दी से कॉल लॉग निकाला, फ़ोन नंबर कॉपी किया और वीचैट पर दोस्त जोड़ने के लिए क्लिक किया। छोटे भाई, तुम्हें दोस्त के लिए आवेदन जरूर पास करना होगा, आरती सहगल ने धीरे से कहा। इस समय आरव शर्मा ने अपने पिताजी के काम के फ़ोन को देखा भी नहीं। उसे अगले स्थान पर कुरियर डिलीवर करने की जल्दी थी। 2 मिनट बाद आरव शर्मा वसंत प्लाजा पहुंचे। प्लाजा के सामने कोई पार्किंग स्थल नहीं है। कुरियर भेजने के लिए भूमिगत गराज में पार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरव शर्मा ने बैटरी कार के लिए रुके स्थान पर रुक गया।
ये कुछ मिनटों में नीचे आ जाएगा, इससे कोई चीज़ देरी नहीं होनी चाहिए। वह कुरियर लेकर मॉल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। संयोग से शुनफेंग कुरियर का एक छोटा भाई बाहर निकला। दोनों लगभग टकरा गए। आरव शर्मा, भाई माफ करें। शुनफेंग, भाई कोई बात नहीं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन उसकी टोपी उतर गई और जमीन पर गिर गई। आरव शर्मा, भाई इसकी जरूरत नहीं। तुम भी कुरियर डिलीवर करते हो, तुम्हें पता होगा कि जल्दी में होने का क्या एहसास होता है। माफ करें, तुम अभी भी गुस्सा हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। शुनफेंग, भाई तुमने गलत समझा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, यह मेरी अपनी बेकार बात है। फिर उसने अपने हैंडबैग से एक हेलमेट निकाला और अपने सिर पर पहन लिया। ये शहद का रस ऑपरेशन थोड़ा दिलचस्प है। आरव शर्मा, भाई यह क्या आकार है। शुनफेंग, भाई मेरी सलाह सुनो, एक हेलमेट खरीद लो और इसे पहन लो। BMW और मर्सिडीज चलाने वाले पुराने सहपाठियों से नजर न आए, उनके सामने इज्जत न खो जाए। आरव शर्मा को समझ आया कि वह इतना निराश क्यों था। सहलेखन कुरियर डिलीवर करने के लिए है और लग्जरी कार चलाने वाले पुराने सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ करीबी दोस्तों को छोड़कर। जब आजकल के सहपाठी मिलते हैं तो वे अपनी संपत्ति दिखाते हैं, अपनी जूतियां तोड़ते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। शुनफेंग भाई को निश्चित रूप से कोई सक्षम पुराना सहपाठी मिला होगा और वह हीन भावना महसूस कर रहा था। आरव शर्मा ने असहाय रूप से उसके कंधे पर थपथपाकर सांत्वना दी और फिर जल्दी से कुरियर डिलीवर करने के लिए अंदर गया। अध्याय 114। आरव शर्मा ने फेस स्लिप पर पता ढूंढा। यह एक महिलाओं की कपड़ों की दुकान थी। दुकान में दो युवा और सुंदर लड़कियां दुकान देख रही थीं। आरव शर्मा, माफ करें, निशा ग्रोवर कौन है। इस समय एक सफ़ेद गाउन वाली लड़की खड़ी हुई और बोली, मैं हूं। आरव शर्मा ने पैकेज सौंपा और कहा, आपका कुरियर है, कृपया इसके लिए साइन करें। निशा ग्रोवर ने पैकेज लिया, आरव शर्मा के सुंदर चेहरे को देखा और मुस्कुराकर बोली, छोटे भाई, नए आए हो। पहले तुम नहीं थे। आरव शर्मा, ओह, वह मेरे पिताजी थे। उन्हें कुछ असुविधा थी, इसलिए मैं उनकी बाकी ऑर्डर डिलीवर करने में मदद कर रहा हूँ। इस समय एक अन्य लड़की मुस्कुराए और बोली, क्या तुम अभी भी अपने पिताजी का व्यवसाय संभाल रहे हो। उसका नाम कीर्ति मल्होत्रा है और वह निशा ग्रोवर की सबसे अच्छी दोस्त है। ये दुकान निशा ग्रोवर ने खोली थी और कीर्ति मल्होत्रा उसके लिए काम करती थी। वही मुस्कान। कीर्ति मल्होत्रा की मुस्कान में थोड़ा तिरस्कार था। निशा ग्रोवर की मुस्कान बहुत गर्म थी। एक ही दुकान में काम करने वाले एक ही लोग, जीवन में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। लेकिन आरव शर्मा को भी परवाह नहीं थी, वह उससे बात नहीं करना चाहता था। जैसे ही एक्सप्रेस डिलीवरी खत्म हुई, उसे अस्पताल जाकर अपने पिताजी को देखना था। इस समय एक क्रूर दिखने वाला बलिष्ठ आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर दुकान में आया। उसके पीछे 3 लोग थे। 2 लोग बैनर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, निशा मुझसे शादी कर लो। एक और लड़का मोबाइल फोन से वीडियो बना रहा था। स्पष्ट रूप से ये खुरदरा भाई निशा ग्रोवर का प्रेमी था। आसपास की दुकानों के लोग मजा देखने के लिए बाहर निकल आए। ये फिर आ गया। मैं वास्तव में उसकी दृढ़ता की प्रशंसा करता हूँ, इतनी बार अस्वीकार होने के बाद फिर भी शादी का प्रस्ताव रखने की हिम्मत। क्या तुम जानते हो कि लड़कियों का पीछा करने के 3 तत्व क्या हैं? पहला, दृढ़ता। दूसरा, बेशर्मी। तीसरा, बेशर्मी पर अड़े रहना। उसके पास ये तीनों तत्व हैं और वह देर सवेर सफल होगा। हा, ये खुरदरा भाई काफी मजेदार था। वह घुटनों पर बैठ गया और जोर से बोला, निशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। आसपास के लोग हंस पड़े। आरव शर्मा भी खुद को रोक नहीं सका। और क्या, शादी के प्रस्ताव के लिए घुटनों पर बैठने में भी केवल एक घुटना होता है। दोनों घुटनों पर सीधे कैसे बैठ गया? पता नहीं तो लगा कि यह उसका पूर्वज है। निशा ग्रोवर नाखुश दिखी और बोली, समीर खुराना, जल्दी उठो और यहाँ से निकल जाओ। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मेरे कार्यस्थल पर आकर मुझे परेशान मत करो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। समीर खुराना ने अपनी जेब से एक छोटा उपहार बॉक्स निकाला। उपहार बॉक्स खोलते ही एक बड़ा हीरा रिंग चमक उठा। दुकान की रोशनी में ये हीरा रिंग विशेष रूप से चमकदार थी। दर्शकों का ध्यान इस चमकदार बड़े हीरे की अंगूठी ने खींच लिया। वाह, इस बार तो वास्तव में खेल रहा है। ये बड़ा हीरा रिंग भी बहुत बड़ा है। यह उससे कई गुना बड़ा है जो मेरे पति ने मुझे शादी के समय दिया था। लड़की का पीछा करने के 3 तत्व रखने और इतना अमीर होने के साथ ये निश्चित रूप से सफल होगा। पुरुष, अगर वह सहमत नहीं होती तो मेरे लिए कोशिश करो, मैं शायद सहमत हो जाऊं। हा। दूसरों के विचारों की परवाह किए बिना निशा ग्रोवर अभी भी घृणा से भरी थी और वह इस हीरे की अंगूठी की वजह से समीर खुराना को अलग तरह से नहीं देखती थी। लेकिन अच्छी दोस्त कीर्ति मल्होत्रा ऐसी नहीं थी। उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा था, उसकी आंखें लालसा से भरी थीं और वह स्पष्ट रूप से इस हीरे की अंगूठी चाहती थी।
निशा ग्रोवर ने बहुत गुस्से में समीर खुराना से कहा, समीर खुराना, मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। समीर खुराना, निशा, तुम मुझे क्यों स्वीकार नहीं करती? क्या इसलिए कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, या मैं पर्याप्त अमीर नहीं हूँ? निशा ग्रोवर, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। समीर खुराना, तो तुम्हें किस तरह का टाइप पसंद है? निशा ग्रोवर ने आरव शर्मा की ओर देखा। आरव शर्मा चौंक गया और उसने सोचा, बहन, मेरे साथ गड़बड़ मत करो। मैं एक कुरियर भेज रहा हूँ, मैं किसी के साथ टकराव नहीं चाहता। तुम्हें जिसका डर हो वही आए। निशा ग्रोवर ने आरव शर्मा की ओर इशारा किया और समीर खुराना से कहा, मुझे बस उसके जैसा लड़का पसंद है। वह हैंडसम, सनी, ऊर्जावान, सौम्य, फिट शरीर वाला, लेकिन चिकना नहीं। लेकिन तुम बहुत मोटे हो, असभ्य, और तुम्हारे दिमाग में कुछ समस्या है और आत्ममुग्ध दिखावा करना पसंद करते हो। सचमुच, मुझे वास्तव में तुम में कोई अच्छाई नहीं दिखती। समीर खुराना, निशा, तुम मुझे अस्वीकार कर सकती हो, लेकिन तुम मेरा अपमान नहीं कर सकती। तुम मेरी तुलना एक कुरियर से करती हो। मैं एक बॉक्सिंग कोच हूँ, मेरी आय ज़्यादा है और मेरा शरीर मजबूत है। वह है जो तेजी से डिलीवर करता है। क्या तुम तुलना कर सकती हो? वैसे भी, जब तक तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। तुम मुझे अस्वीकार कर सकती हो, लेकिन तुम मुझे तुम्हारा पीछा करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। मुझे तुम पसंद हो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, यह मेरा अपना आग्रह है। दर्शकों ने हंस पड़ा। मुझे नहीं लगा था कि इतना भयंकर दिखने वाला वास्तव में इतनी मोहक बात कह सकता है। तुम माचो की कोमलता को नहीं समझते। हा हा हा। निशा ग्रोवर ने असहाय रूप से आंखें मटकाईं। वह इस तरह की मूर्खतापूर्ण आइडल कोरियाई ड्रामा लाइन पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वह एक बड़ा आदमी करता था। क्या वह अभी भी उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा है? सपना। इस समय ग्रीन टी मास्टर कीर्ति मल्होत्रा ने भी बात की। निशा, तुम समीर खुराना के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। कम से कम वह तुम्हारे प्रति ईमानदार है, उसके परिवार की स्थिति अच्छी है और वह तुम्हारे लिए पैसे खर्च करने को तैयार है। ये कुरियर लड़का वास्तव में हर तरह से उत्कृष्ट है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। यह एक कमी सभी अन्य को रद्द करने के लिए काफ़ी है। और क्या उसका शरीर तुम्हारी रक्षा कर सकता है? समीर खुराना उसे 10 बार हरा सकता है। हाय भगवान! आरव शर्मा मुसीबत नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे दूसरों के अपमान को सहना होगा। आरव शर्मा, सब लोग अपने विवादों को खुद सुलझाएं, मुझे मत घसीटें। निशा ग्रोवर, मुझे रसीद पर साइन करवाएं। निशा ग्रोवर ने साइन किया, फेस शीट फाड़ दी, आरव शर्मा के पास गई और धीरे से बोली, मेरी मदद करो उसे भगाने में, वरना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। आरव शर्मा, वाह सुंदरी, क्या तुम इतनी पुरानी होनी चाहती हो? इस तरह का कथानक अब उपन्यासों में भी इस्तेमाल नहीं होता। निशा ग्रोवर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी मदद करो, मैं वास्तव में उसे इस तरह परेशान करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, उसने मुझे कितना हंसी का पात्र बना दिया है। आरव शर्मा, तो पुलिस बुलाओ। अगर तुम उसे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाओ तो पुलिस इसे संभाल लेगी। मैं सिर्फ एक कुरियर हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? ये कहकर आरव शर्मा ने हाथ बढ़ाया और फेस शीट लेना चाहा और चला जाना चाहा। निशा ग्रोवर ने अचानक कहा, मुझे माफ़ करें। इससे पहले कि आरव शर्मा प्रतिक्रिया दे पाता, निशा ग्रोवर ने अपनी उंगलियों पर खड़े होकर आरव शर्मा को चूमा। गाल पर नहीं, माथे पर नहीं, बल्कि ठीक बीच में मुंह पर। फिर उसने आरव शर्मा की बांह पकड़ी और समीर खुराना से कहा, समीर खुराना, मैं अब तुम्हें आधिकारिक तौर पर बता रही हूं कि मैं इस कुरियर लड़के के साथ प्यार में हूं। तुम अब हार मान सकते हो। भीड़ ने उत्तेजना से चिल्लाया। क्या कुरियर भाई, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हमारे पूरे वसंत प्लाजा की फूलों की रानी ने तुम्हें अपनी पहल पर चूमा। छोटे भाई, तुम्हें सौभाग्य मिला, कितने लोगों का सपना तुमने वास्तव में हासिल कर लिया। छोटे भाई, तुम्हारी एक्सप्रेस डिलीवरी इसके लायक थी। कैसे? क्या हमारी चंगहुआ का मुंह विशेष रूप से मीठा नहीं है? हा हा हा। आरव शर्मा ने जल्दी से अपनी बांह छुड़ाई और शिकायत की, छोटी बहन, यह मेरा आज का पहला चुंबन था। तुम इसे इस तरह ले लेना उचित नहीं है। निशा ग्रोवर, आज का पहला चुंबन? आरव शर्मा, हाँ, मैंने अभी तक किसी को चूमा नहीं था, तुम पहली हो। निशा ग्रोवर हंस पड़ी और जल्दी से अपने हाथों से मुंह ढक लिया, लेकिन उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। समीर खुराना ने फूल और अंगूठी को एक तरफ फेंक दिया और जब वह पास आया तो उसने आरव शर्मा का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आरव शर्मा तेजी से हिला और उसने एक कदम बगल में लिया ताकि उसका हाथ बच जाए। समीर खुराना, लड़के, अगर तुम अभी भी कुरियर अच्छे से डिलीवर करना चाहते हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। मुझे पता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह तुमसे मुझे गुस्सा दिलाना चाहती है। तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि अभी यहाँ से निकल जाओ ताकि तुम जल न जाओ। आरव शर्मा, मुझे अभी तक साइन की गई फेस शीट नहीं मिली है, तो मैं वापस जाकर व्यवसाय नहीं कर सकता।
समीर खुराना, मैंने तुमसे निकलने को कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ये कहकर समीर खुराना ने फिर से आरव शर्मा का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस बार आरव शर्मा अब छिपना नहीं चाहता था। उसने देखा कि उसने बाजी क्वान में प्रोग्रेसिव एल्बो का उपयोग करके समीर खुराना को जमीन पर गिरा दिया। समीर खुराना ने अपने दिल को पकड़ लिया और जमीन पर लेट गया, सिकुड़कर सिसकने लगा। समीर खुराना, जो बहुत मजबूत दिखता था, अपने नाम के अनुरूप नहीं था और एक ही चाल में गिर गया। समीर खुराना के 3 अनुयायियों ने जल्दी से जो कुछ पकड़े हुए थे उसे नीचे रखा और आरव शर्मा को घेरने के लिए दौड़े। लेकिन वे समीर खुराना जितने अच्छे भी नहीं थे। बाजी क्वान की बमबारी के तहत वे सभी कुछ सेकंड के भीतर गिर गए। दर्शक अवाक रह गए। समीर खुराना और अन्य लोगों को देखकर ऐसा लगता था कि वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे कुरियर भाई के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ये सिर्फ दिखावा है, कोई वास्तविक सामग्री नहीं। क्या अब सभी कुरियर भाई इतने शक्तिशाली हैं? मेरे भगवान, मैंने नहीं देखा कि वह इतना शक्तिशाली है। इतना मजबूत आदमी उसके लिए लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। युंडा भाई इतना हैंडसम है। अगर वह कुरियर नहीं होता तो मैं वास्तव में उसके साथ रहना चाहती। क्यों तुम कुरियर्स के साथ भेदभाव करती हो? कुरियर डिलीवर करने से महीने में कितना मिलता है? यह मेरे लिए एक सेट कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। प्यार प्यार में होता है और यह कभी भी रोटी जितना अच्छा नहीं होता। मैं जाऊं, दुनिया वास्तविक है। समीर खुराना और अन्य लोग कुछ देर जमीन पर धीमे रहे, फिर वे ठीक हो गए। निशा ग्रोवर ने मौके का फायदा उठाकर समीर खुराना से कहा, समीर खुराना, अब तुम जान गए हो कि मुझे वह क्यों पसंद है ना? उसके पास फायदे हैं लेकिन तुम में कोई नहीं है, और तुम्हारे फायदे उसके सामने उल्लेख करने योग्य नहीं हैं। मुझे आशा है कि तुम में आत्म जागरूकता होगी और मुझे फिर से परेशान मत करना। समीर खुराना अपने दिल को पकड़कर खड़ा हुआ और गुस्से से आरव शर्मा को देखा। कीर्ति मल्होत्रा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और सांत्वना दी, क्या तुम ठीक हो? उनके साथ सामान्य ज्ञान की तुलना मत करो। अगर यह नहीं हो सकता तो अपना लक्ष्य बदल दो। कभी कभी एक रास्ता अच्छा नहीं निकलता और दूसरा रास्ता शायद भविष्य हो सकता है। मैं तुम्हें लंबे समय से देख रही हूं और मुझे वास्तव में तुम्हारी दृढ़ता पसंद है। यह अफसोस की बात है। समीर खुराना, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? कीर्ति मल्होत्रा, पसंद करती हूँ। समीर खुराना ने तुरंत फूल और अंगूठी ली और जोर से बोला, कीर्ति मल्होत्रा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कीर्ति मल्होत्रा ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चाहूंगी। समीर खुराना ने कीर्ति मल्होत्रा को फूल दिए और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। ये दृश्य देखकर निशा ग्रोवर अवाक रह गई। उसने नहीं सोचा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कीर्ति मल्होत्रा वह चीज़ लेने को तैयार होगी जो वह नहीं चाहती थी। हालांकि ये भी ठीक है, समीर खुराना और कीर्ति मल्होत्रा ठीक हैं और वह भविष्य में उसे परेशान नहीं करेगा। अन्य दुकानों के लोग भी अवाक रह गए। यह क्या ऑपरेशन है? उसकी बहन ने जिस पुरुष को अस्वीकार किया वह उसे लेने के लिए दौड़ रही है। क्या तुम में थोड़ा सा भी अभिमान हो सकता है? इसके बाद गर्लफ्रेंड्स के बीच क्या होगा? क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? दूसरे लोग शायद शर्मिंदगी महसूस करें लेकिन कीर्ति मल्होत्रा नहीं करेगी। वह खुश है। कीर्ति मल्होत्रा, निशा, क्या तुम्हें बुरा लगता है? निशा ग्रोवर, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों अच्छे से रहो और मैं भविष्य में शांत रहूंगी। कीर्ति मल्होत्रा, मैं अब औपचारिक रूप से तुम्हें इस्तीफा देने का अनुरोध प्रस्तुत करती हूँ। निशा ग्रोवर एक पल के लिए अवाक रह गई लेकिन उसने सहमति में सिर हिलाया। कोई रास्ता नहीं, आपको वास्तविक होना होगा। इस स्थिति में उनके लिए भविष्य में न मिलना ही सबसे अच्छा अंत है। कीर्ति मल्होत्रा ने जल्दी से अपना बैग लिया और समीर खुराना की बांह पकड़कर चली गई। लेकिन समीर खुराना को इतने सारे लोगों के सामने आरव शर्मा ने गिराया था और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसे लगा कि वह भी बहुत लापरवाह था कि आरव शर्मा ने उसे गिरा दिया। अगर दोनों का रिंग में निष्पक्ष मुकाबला हुआ तो वह निश्चित रूप से जीतेगा। इसलिए समीर खुराना ने बहुत आत्मविश्वास के साथ आरव शर्मा से कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो शुक्रवार रात 8 बजे मेरे साथ टाइटन फिटनेस अरेना में एक निष्पक्ष रिंग मुकाबले के लिए आओ। तुम मुझे हरा दो और मैं वादा करता हूं कि मैं भविष्य में निशा ग्रोवर को परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें बस मुझे समझाना होगा और मैं वादा करता हूं कि मैं उसे फिर से परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं आए तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं किसी को उसका पीछा करने के लिए भेजूंगा। एक दिन में एक, कोई दोहराव नहीं। आरव शर्मा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, तुमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। समीर खुराना, क्या तुम डर गए हो? आरव शर्मा, तुम जो सोचते हो, वैसे भी मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। निशा ग्रोवर, मुझे बिल दे दो। निशा ग्रोवर ने आरव शर्मा को बिल दिया और बोली, अगर संभव हो तो मैं तुम्हें इस रिंग मुकाबले के लिए भुगतान करूंगी। 10,000 काफ़ी हैं। आरव शर्मा ने उसकी अनदेखी की, मुड़ा और चला गया।
गंभीर लोग जिनका कोई काम नहीं है वे रिंग मुकाबले में लोगों के साथ क्यों जाएंगे? आरव शर्मा इतना मूर्ख और उबाऊ नहीं है। निशा ग्रोवर ने पीछे से चिल्लाया, 20,000, 50,000 भी ठीक है, इसके बारे में सोचो। आरव शर्मा ने पीछे मुड़े बिना सभी की नज़रों के सामने चला गया। निशा ग्रोवर निराश थी। ये समीर खुराना की परेशानी से छुटकारा पाने का एक अच्छा अवसर था। अफसोस, लेकिन निशा ग्रोवर ने फिर से कीर्ति मल्होत्रा और समीर खुराना के बारे में सोचा। वह अपने प्रेमी को, अपनी अच्छी बहन को इस तरह परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकती है ना। लेकिन निशा ग्रोवर गलत सोच रही थी। कीर्ति मल्होत्रा ने इसे ही अनुमति दी। कीर्ति मल्होत्रा, निशा, तुम्हें कुरियर को समझाना चाहिए। निशा ग्रोवर, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरी मदद नहीं करोगी? कीर्ति मल्होत्रा, मृत्यु भेजने वाले कुरियर ने छिपकर हमला करके नोबिता को जीता। बेशक मैं नोबिता को खुद को साबित करने का मौका देना चाहती हूँ। निशा ग्रोवर अवाक रह गई। हा, प्लास्टिक बहनापा, अगर तुम मुझसे अच्छा रिश्ता रखने की हिम्मत करती हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। निशा ग्रोवर, कीर्ति मल्होत्रा, तुम वास्तव में कमाल हो। कीर्ति मल्होत्रा, जैसा तुम कहो, जाओ। ये कहकर कीर्ति मल्होत्रा ने समीर खुराना की बाँह पकड़ी और चली गई। निशा ग्रोवर वहीं जम गई। उसका दिल दब गया और घबरा गया। आरव शर्मा मॉल से बाहर निकला और फिर से उस शुनफेंग कुरियर भाई को देखा। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह बहुत दुखी है और पूरा व्यक्ति अपनी ऊर्जा खो चुका है। आरव शर्मा आगे बढ़ा और सांत्वना दी, क्या तुम अभी भी उस दुखद बात के बारे में सोच रहे हो? जब शुनफेंग भाई ने देखा कि यह आरव शर्मा है, उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाय। मुख्य रूप से मेरी पूर्व प्रेमिका और मेरे छात्रावास के भाई का बेहतर तालमेल था। इन दोनों का संयोजन मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था और मैं थोड़ा मानसिक रूप से टूट गया हूँ। आरव शर्मा, जितना तुम टूटते हो उतना ही वे तुम्हें नीचा देखेंगे। अब तुम केवल मेहनत करके उनके साथ अंतर को कम कर सकते हो। अगर यह पीढ़ी नहीं पकड़ सकती तो अगली पीढ़ी हमेशा पकड़ सकती है। अगर तुम्हारा मानसिक संतुलन टूट गया और तुम अब काम नहीं करना चाहते तो तुम्हारे बच्चे भविष्य में दूसरों के बच्चों से बहुत नीचे शुरू करेंगे। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे वंशज दूसरों के वंशजों से बहुत खराब होंगे। शुनफेंग भाई अचानक ऊर्जावान हो गया। उसे लगा कि आरव शर्मा ने जो कहा वह तर्कसंगत है। वह इस जीवन में दूसरों जितना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन जब तक वह मेहनत करता है और दूसरों के साथ अंतर को कम करता है। हर बाद की पीढ़ी ने इतनी मेहनत की कि दूसरों के साथ अंतर को कम कर दिया। हमेशा एक पीढ़ी होगी जो दूसरों को पकड़ लेगी और नेतृत्व हासिल कर लेगी। अगर वह अब अपनी कोशिश छोड़ देता है तो उसके वंशज कभी भी दूसरों के वंशजों को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वास्तव में ये दूसरों को अपने कर्तव्य का पालन करने और ईमानदारी से जीने के लिए मनाने का एक कारण है या फिर एक बहाना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे पास जन्म के बिना इस जीवन में नहीं हो सकती। इस पीढ़ी में नहीं है और अगली पीढ़ी में भी नहीं होगी। लेकिन आरव शर्मा की ऐसी प्रबुद्धता के बाद शुनफेंग भाई को बहुत बेहतर महसूस हुआ और उसका पूरा व्यक्ति फिर से ऊर्जावान हो गया। शुनफेंग भाई धन्यवाद। एक वीचैट छोड़ दो। अगर भविष्य में किसी ग्राहक की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें सिफारिश करूंगा। आरव शर्मा, ज़रूरत नहीं, मैं इसे आज भेजने के बाद नहीं करूंगा। शुनफेंग भाई, अरे क्यों? आरव शर्मा, मेरे पास अपनी चीज़ें करने हैं। आज मैं अपने पिताजी की जगह पैकेज डिलीवर करने आया हूँ। आज डिलीवर करने के बाद मैं कल नहीं करूंगा। शुनफेंग भाई, ओह, तो ऐसा हुआ। इस समय एक मर्सिडीज बेंज बिग जी दो लोगों के सामने रुकी। यात्री कार की खिड़की खुली और एक लड़की ने सिर बाहर निकाला और चिल्लाई, यो, क्या यह आरव शर्मा नहीं है? आरव शर्मा ने उसे एक नज़र में पहचान लिया और संदेहपूर्वक पूछा, श्रेया लूथरा, तुम यहाँ क्यों हो? इस समय ड्राइवर कार से उतरा। हा, आरव शर्मा, ये वास्तव में तुम हो? मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। कैसे? क्या तुम अभी भी मुझे जानते हो? आरव शर्मा, कमाल। सिद्धांत जुनेजा, क्या तुम शेंज़ेन डेवलप करने नहीं गए थे? तुम कब वापस आए? सिद्धांत जुनेजा आरव शर्मा का कॉलेज रूममेट है। श्रेया लूथरा उस समय क्लास फ्लावर थी और उसने एक बार आरव शर्मा का पीछा किया था। लेकिन आरव शर्मा को उस समय अगली क्लास की कृति वर्मा पसंद थी और उसने श्रेया लूथरा की अनदेखी की। सिद्धांत जुनेजा को श्रेया लूथरा से प्यार हो गया। बाद में आरव शर्मा और कृति वर्मा के रिश्ते की पुष्टि हो गई। श्रेया लूथरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने सिद्धांत जुनेजा को स्वीकार नहीं किया। यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद सिद्धांत जुनेजा शेंज़ेन चला गया और श्रेया लूथरा राजधानी गई। इन दोनों को नहीं पता कि वे कब एक साथ हो गए। लेकिन एक पूर्व रूममेट के रूप में आरव शर्मा सिद्धांत जुनेजा के लिए खुश था और वह आखिरकार सुंदरी को गले लगा सका। आरव शर्मा उठा और सिद्धांत जुनेजा को गले लगाना चाहा। आखिरकार वह 4 साल का उसका रूममेट था, लेकिन सिद्धांत जुनेजा एक कदम पीछे हट गया और आरव शर्मा से बच गया।
स्पष्ट रूप से उसे आरव शर्मा की वर्तमान पहचान पसंद नहीं थी। सिद्धांत जुनेजा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सुना था कि तुमने अपनी बहन को इज्जत देने के लिए बहुत सारी कीमती चीजें किराए पर ली थीं। मुझे अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं था। मुझे लगा कि तुम्हारी समझ के साथ तुम निश्चित रूप से धोखा नहीं दोगे। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच है। तुम पहले से ही कुरियर डिलीवर कर रहे हो तो तुम उन चीज़ों को खरीद नहीं सकते, तुम केवल किराए पर ले सकते हो। हालांकि भाई, मुझे समझ नहीं आता तुम इतना नीचे कैसे पहुंच गए। तुम्हें पता है कि उस समय हॉस्टल में 4 लोग थे। तुम्हारे ग्रेड सबसे अच्छे थे और तुम सबसे ज़्यादा मस्ती करते थे। फिर तुम वास्तव में एक्सप्रेस डिलीवर करने कैसे लगे? इसे छोड़ दो। नवी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से स्नातक करने वाले लोग एक्सप्रेस डिलीवर करते हैं। तुम शिक्षा संसाधनों को बर्बाद कर रहे हो। टस्क टस्क टस्क। अगर अन्य छात्रों को इसके बारे में पता चला तो वे विश्वास नहीं करेंगे कि यह सब सच है।